आप क्या मानते हैं, शार्क टैंक जैसे शोज लोगों को हेल्प करते हैं या फिर उनको मिसगाइड करते हैं? मेरा मानना है, देखिए, इस तरह के शो थोड़ा जागरूकता तो ला रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भाषा मर्यादा अच्छी होनी चाहिए। किसी को डिमोरलाइज करना, गलत तरीके से बोलना टीआरपी के लिए, दैट टाइप ऑफ थिंग्स आई डोंट लाइक। अगर हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में या स्टार्टअप फ्रेटर्निटी के बारे में बात करें तो बातें ज़्यादा होती है या एग्जीक्यूशन भी हो रहा है? और सलाहकार की बात करें तो हिंदुस्तान में तो घर घर में सलाहकार है। बिल्कुल। तो वो जो घर घर के सलाहकार है ना, उसको एक्शन नहीं लेने देते। कहते हैं सेल्स के अंदर ना, गंजे को कंगा बेच देंगे, उसको सेल्समैन बोलेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उसे पता पड़ेगा तो पीटेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप उसको वो चीज़ बेच रहे हो जो उसकी ज़रूरत की नहीं है। तो हम सर तो प्रैक्टिकली हमने वहाँ जाके देखा, लोग बहुत अच्छे हैं। आप रोड पे जाइए, कोई शाहरुख बोलेगा, कोई सलमान बोलेगा। अगर वीमेन कोई जा रही है तो उसको ऐश्वर्या राय बोलेगा, बिकॉज दे आर वॉचिंग इंडियन मूवीज़। इंडियन प्रोफेसर्स रहे उनको वहाँ 30-30 सालों से, तो दे लाइक इंडियंस मोर देन चाइनीज़। और कभी कभी रात में बोलता था हेडपम्प लग गया है। मेरी बीवी बोलती थी सो जा सो जा, अभी रात हो रही है। क्योंकि क्या है, इतना जुनून था। हम काउंट करते थे एक वीक में कितने हेडपम्प्स लग गए, वो कि मंथ में इतना पेमेंट आएगा। मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियसली दोनों तरह से काम कर रहे थे आप। तो वंस अपॉन अ टाइम किसी ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले बंदे ने कॉल किया मेरे कॉल सेंटर के ऊपर। तो मेरे स्टाफ ने पूछा आपको इंग्लिश आती है क्या? बिकॉज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अगर वो इंडिया से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको बाहर वाले बंदे से डील करना है, और वो वहाँ लैंग्वेज बैरियर रहेगा। कि मैं आज ये बताने आया हूँ कि इंग्लिश नहीं आती तो भी व्यापार कर सकते हैं। मोटिवेशन लेना है, विवेक बिंद्रा जी के पास जाइए, बहुत अच्छा मोटिवेशन देंगे, बिकॉज ही इज़ गुड ऑन दैट। हमारी जो मोनोपोली है उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। बाकी उसके अलावा जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं साफ मना कर देता हूँ, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। क्योंकि आपकी सलाह पे किसी का नुकसान हो, उससे अच्छा सलाह ही ना दो। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड वेस्टेज फॉर ए गुड बिजनेस क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस या स्किल? पर्सनली ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं या व्यावसायिक तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे? क्या ओपेश जी पर्सनल, डॉक्टर ओपेश सिंह पर्सनली भी इंस्पिरेशन और रिवॉर्ड में बिलीव करते हैं? सफलता और संघर्ष दो ऐसे पायदान हैं जिसकी सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होती। अगर आप संघर्ष करोगे तो सफलता मिलना तय है, और सफलता चाहते हो तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है। सफलता और संघर्ष की आज कहानी हम जानेंगे हमारे गेस्ट से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की भरतपुर जैसे एक उष्ण जगह से। वहाँ वो पैदा हुए, ठेकेदारी से उन्होंने अपनी बिज़नेस की जर्नी शुरू की, और उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए जो वहाँ की जाट लैंड को ये लगा कि हमारा लड़का बागी हो गया है। बगावत, वो उनके पारंपरिक रूप से जो शादी करने का प्रपोजल था उसको भी उन्होंने चैलेंज किया, अपनी पर्सनल लाइफ को भी चैलेंज किया और बिज़नेस लाइफ को भी चैलेंज किया। लोगों को लगा कि लड़का बागी हो गया, लेकिन वो बागी नहीं हुए थे। उनका ये मानना था कि वो एक क्रांतिकारी सोच थी जो उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए ज़रूरी थी, और उसी छोटी सी जगह से उन्होंने इतने बड़े सपने देखे कि आज उन सपनों की परवाज़ सारी सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया में सुनी और देखी जा रही है। ये जो ज़माना बदल गया है, ये जो माहौल बदल रहा है, उसमें एक बिज़नेस कोच के तहत उनकी कितनी भूमिका है, कितना इवॉल्व वो खुद को कर पाए और कितना इवॉल्व इस बिज़नेस फ्रेटर्निटी को कर पाए। ये इकोसिस्टम जो उन्होंने डेवलप किया है, आज लोगों को कोचिंग दे रहे हैं। उनका नाम जिस तरीके से लिया जाता है, उनके नाम का भावार्थ आधार है, लेकिन आज वो बहुत सारे बिज़नेस फ्रेटर्निटीज़ को, बिज़नेस लोगों को वो बहुत सारा आधार प्रोवाइड करा रहे हैं, और अपने बिज़नेस की जर्नी के साथ साथ लोगों की बिज़नेस की नई जर्नी गढ़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपेश सिंह सर, स्वागत है आपका। थैंक यू राज जी। सर, पहला सवाल यही है कि इस 20 साल की जर्नी में पर्सनल और मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी और व्यावसायिक तौर पर कितना इवॉल्व पाते हैं अपने आप को आप? देखिए सर, ऐसा है, अब आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है जी, उसमें सारी चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है। मैं लाइफ को भी मैनेज कर रहा हूँ, बिज़नेस को भी मैनेज कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों के सपनों को सच करने के लिए जी जान से लगा कि हमारी पूरी कंपनी, हमारा पूरा ओपेश ग्रुप कोशिश कर रहा है। तो ये तो संघर्ष है, हमेशा चलता रहेगा सर। जी, अभी जैसे क्योंकि जब आपने ये अपनी यात्रा की शुरुआत की, आपने जो पारंपरिक आपका व्यवसाय था ठेकेदारी, उसको जब चैलेंज किया, तो क्या किसी ने रोका या किसी ने उसको समझा कि गाइड किया, या एज ए शुभ चिंतक आपको समझाया कि भाई ये जो नया कर रहे हो ये सही नहीं है, या आपको ये लगा कि यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? देखिए सर, शुभचिंतकों की तो ज़िंदगी में कमी नहीं है जी।
और ये जब आप यंग होते हो ना, उसी दिन से बहुत सारे शुभचिंतक आपके साथ जुड़ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है ना, ये मैच्योर लोगों की इंडस्ट्री है। और मैंने जब इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आई वॉज वेरी यंग, 21 की एज थी। तो जितने भी जूनियर इंजीनियर्स थे, सीनियर इंजीनियर्स थे, चीफ इंजीनियर्स थे, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लेने जाते थे तो दे डोंट टेक सीरियसली। वो सोचते थे 21 साल का लड़का क्या करेगा, मानो काम ले लिया तो करेगा कि नहीं करेगा। तो शुभचिंतक तो सर शुरू से रेडी हैं, जिद थी, जुनून था, कुछ करके दिखाना है। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात को अपने जीवन में लेके बैठा हूँ, उठो जागो भागो रुको मत जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, लक्ष्य ना मिल जाए। बिल्कुल। तो सर शुभचिंतक तो बहुत थे, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक ही जुनून था, मुझे कुछ करके दिखाना है। मैं मेरी वाइफ से हमेशा कहता था, लोग पैदा होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, मुझे वो नहीं करना है, मुझे कुछ नया करके जाना है। तो मेरे दिमाग में शुरू से था, उपेश ग्रुप को खड़ा करें, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करें, दुनिया के अलग से अलग कोने में जाके काम करें। तो ठेकेदारी की शुरुआत में ऑफिसर्स से लेकर जितने भी दोस्त थे, साथी थे, वहाँ सब शुभचिंतकों की चिंता सिर्फ ये थी कि कैसे ये फेल हो जाए। अच्छा। और जब मैं राजस्थान में ये रोड कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहा था, जब मैंने देखा यहाँ कंपटीशन है, तो आई मूव टू हिमाचल प्रदेश। तब भी लोगों ने बोला कहाँ जा रहे हो, दूसरा स्टेट है, पहाड़ हैं, रास्ते ख़राब हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रोज़ एक्सीडेंट सुनते हैं। तो मैंने हमेशा इस चीज़ को एक चैलेंज के तौर पे लिया कि नहीं यार, अपने को आगे बढ़ना है, अपने को कुछ करके दिखाना है। और सबसे बड़ी बात कब आई, जब मैं आउट ऑफ इंडिया गया। तो लोग कहते थे कहाँ जा रहे हो आप, अफ्रीका जा रहे हो, यूएस जाते, यूके जाते, अफ्रीका जा रहे हो, लोग लूट लेंगे आपको, ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। और राज्य आज वही लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलने आते हैं। बिल्कुल। तो शुभचिंतक बहुत हैं। मेरा मानना है, अगर आपके आइडिया में दम है और आपको अपने आप पे विश्वास है, तो किसी की मत सुनो, बस करके दिखा दो। आज इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं। वो कौन सा मोमेंट था जिस वक्त आपको लगा कि मुझे ठेकेदारी में क्विट करनी है और ये जो नया बिजनेस ट्रेनर और बिजनेस कोच वाला जो रोड है उसके ऊपर अपना सफ़र शुरू करना है? देखिए सर, ठेकेदारी क्विट करने का डिसीजन तो हमने 2021 में लिया। ओके। और 15 साल कंस्ट्रक्शन बिजनेस को रन किया, इंडिया में किया, आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड में किया। इथियोपिया में मैंने मेरी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत अच्छे लेवल से रन की। ओके। लेकिन क्या होता है ना, जब आप एक स्टेबिलिटी पे होते हो, जब आपके मल्टीपल इनकम फ्लोज होते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कैश फ्लो इज़ द किंग, और कैश फ्लो हम पे अच्छा आने लग गया हमारे अदर बिजनेसेस से। मल्टीपल इनकम फ्लोज जो हम लोग बनाते हैं, मेरा एक रूल है 10, 20, 30% रूल, मतलब आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाते लगना चाहिए। तो जब वो हो गया तो मैंने कंस्ट्रक्शन फील्ड को क्लोज़ किया, क्योंकि जब तक आप यंग हैं ना, तब तक तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है जी। और जब आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं कहीं दूर दराज बैठ के एक बुक पढ़ते हुए बिजनेस रन करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब फ्रीडम नहीं थी उस बिजनेस में? फ्रीडम नहीं है सर। रात को मतलब आपको रात को 11 बजे फ़ोन आ जाएगा आपके फील्ड मैनेजर का कि सर ये प्रॉब्लम हो गई मशीन में, तो यू कांट स्लीप, आपको नींद नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, हमारा ग्रुप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में है जहाँ हम बैठ के कर सकते हैं, और एक एक्सपीरियंस हो गया इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ में जाने के बाद। तो एक मेरा मोटिव था, क्योंकि जब मैं अफ्रीका गया, एक्चुअली इंडिया में मैंने इतना चैलेंज नहीं देखा, वो मैंने मेरे दम पे कर लिया और लोगों ने भी किया हुआ है, बहुत लोगों ने कहानी लिखी है। अफ्रीका आप इसी रोड कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में गए थे? बिल्कुल सर, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर के तौर पे मैं गया। मतलब आपके पुराने बिजनेस का एक्सपेक्टेशन था? ओके। तो कहते हैं ना सर, मैं भरतपुर से आया हूँ, तो मैं भरतपुर से जब अलवर गया तो बाकी ठेकेदार जो थे मेरे फादर को कहते थे कि देखो आपका बेटा दूसरे शहर तक काम ले गया। फिर मैं अलवर से धौलपुर जैसे एरिया में गया, जो राजस्थान का सबसे ख़राब एरिया माना जाता था उस टाइम पर, बैंडिट्स बहुत थे, वहाँ हमने काम किया। फिर मैं हिमाचल लेके गया, तो वो लेके भाई दूसरे स्टेट तक लेके गए, तो मैंने क्यों ना दूसरी कंट्री तक लेके जाए। तो मैं एज ए रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर अफ्रीका गया, तो मैंने एक चीज़ देखी है इंडियंस की, कि लोग लोगों को मदद नहीं करते। तो जो चैलेंज मैंने एज ए यंग एंटरप्रेन्योर इंडिया में फेस किया, 21 की एज में बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्ट्स को। जब हम अफ्रीका गए तो लोग अच्छा पैसा कमा रहे थे, बिजनेस रन कर रहे थे, बट नोबडी वांट टू हेल्प यू। मैं किसी को कह देता हूँ मेरे पास 5 करोड़ है, तो सबसे पहले दूसरा बंदा क्या बोलेगा, चाहे गुजराती है, चाहे मारवाड़ी है, चाहे पंजाबी है, कि यार मेरे साथ लगा दो। और आपने ये कहा नहीं मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसी दिन कहेगा देश खराब है।
यहाँ क्यों आए हो। तो ये मोटिव हम देखते गए, क्योंकि हमने एक ही कंट्री में नहीं देखा। मैंने इथियोपिया से चालू किया, मैं घाना गया, मैं ग्रीस गया, मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में गया, और मैंने जब बिज़नेस में देखा हर जगह ये हाल है। तो जब हम एक स्टेबिलिटी वाले बिज़नेस में आने का प्लान कर रहे थे, बिकॉज कंसल्टेंसी ऑल्सो $1 बिलियन इंडस्ट्री, तो हमने कंसल्टेंसी को चूज़ किया बिकॉज वी हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, पूरा टीम है। ये वापस इस पॉइंट पे आएंगे। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ओपेश ग्रुप को आपने एज ए कंपनी रजिस्टर किया, तो वो उस वक्त क्या मोटिवेशन था, या क्या आपको लगा कि यार स्कोप लगा आपको, या फिर आपको लगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों को एज ए ट्रेनर के तौर पे शेयर करूं? वो कौन सा मोमेंट या क्या उस वक्त आपके माइंड का थॉट प्रोसेस था कि आपने ओपेश ग्रुप को एस्टेब्लिश करो, कौन से साल में, और पहला जो आपका प्रोजेक्ट था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो मेरे फादर खुद रोड कॉन्ट्रैक्टर रहे, बट वो कभी नहीं चाहते थे मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आऊँ। ओके। तो वो हमेशा बोलते थे मेरे पिताजी कि आपको पढ़ाया क्यों है, IAS बनिए, IPS बनिए, आप कॉन्ट्रैक्टर क्यों बन रहे हैं, तो अनपढ़ लोगों का काम है। बट जब मेरी BSc कंप्यूटर साइंस कंप्लीट हुई और मैंने बहुत ही अर्ली लव मैरिज की थी, तो मेरे पास एक टारगेट था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो दबाव भी था एक। हाँ, दबाव में थे। तो मैंने ये बिज़नेस चालू किया बिकॉज मैंने देखा मेरे फादर ने अच्छा मैं एजुकेशन दिए, पढ़ाया है, वंडरफुल बिजनेस है, तो वाई आई डोंट स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो मेरी मदर ने मेरी मदद की थी, 1 लाख रुपए दिए थे उन्होंने, बिकॉज शी इज़ टीचर, उतनी ही मदद कर सकती थी। तो उससे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने एक फ़र्म बनाई थी 2005 में। ओके। और 2007 में 2 साल के अंदर ही मैंने फर्म को क्लोज करके मेरी सबसे पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, ओपेश इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ओके। जो मेरे शहर की पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। आप सरप्राइज करेंगे, जब मैं चार्टेड अकाउंटेंट के पास गया तो बोला क्यों बना रहे हो, बहुत खर्चा होता है, फर्म बना लो। मतलब आपको सिखाया ही जाता है छोटा सोचो, बड़ा नहीं सोच सकते आप। मैंने कहा मैं प्राइवेट लिमिटेड ही बनाऊंगा। आज मेरी 6-7 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। तो 2007 से ही मैं प्राइवेट लिमिटेड रन कर रहा हूँ। फिर दुनिया के देशों में गए, हमने फिर कभी फर्म नहीं बनाई, क्योंकि छोटी सोच और एडी की मोच बढ़ने नहीं देती सर। तो मेरा मोटिव पहले से ही था। तो ओपेश ग्रुप की शुरुआत हुई ओपेश इंटरनेशनल से 2007 में। फिर बाकी कंट्रीज़ में गए, एक्सपीरियंस लिया। अब बिजनेस कोचिंग में हम इसको क्यों लेके आए, क्योंकि इंडिया तो हमने अच्छा किया, बाहर गए तो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो आज मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको अपना अब्रॉड में बिजनेस एक्सपेंशन करना, आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, उनके बिजनेस डंप हैं या कंपटीशन में इंडिया में आ चुके हैं, वो नया मार्केट सर्च कर रहे हैं, बट नोबडी इज़ देयर टू हेल्प देम, एवरीबडी इज़ देयर टू ईट देयर मनी। ओके, जस्ट कम, ब्रिंग योर मनी, बिकम अ माई पार्टनर। बट अगर कोई बोलता नहीं यार मैं अपना बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, नहीं यार देश बेकार है, हम ही बहुत परेशान हैं। तो वो फील करने के बाद और प्रॉपर एक एक्सपीरियंस लेने के बाद, 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद में हम लोगों ने, क्योंकि अभी हमें नियरली 20 ईयर्स हो गए बिजनेस करते हुए, 2005 से 2025 चल रही है सर। बिल्कुल। तो अब हमने कंसल्टेंसी के लेवल में लाए कि हाँ हम इस लेवल पे है कि लोगों को मदद कर पाए। तो जब कंपनी आपने फॉर्म की, सारे कंप्लायंसेस क्लियर किए, तो पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा था, आप रिकॉल कर पा रहे हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था, मैंने PhD पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर D क्लास का 25,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराया था। और सबका लकी नंबर होता है, तो मेरा अभी लकी डेट पे टेंडर हुआ था, तो मैंने उस दिन फिल किया और बाय द गॉड ऑफ ग्रेस पहली बिडिंग में मेरा टेंडर पास हो गया। यानी कि मुझे वो चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा, लोग बार बार बिडिंग कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है, कि भगवान ने भी सपोर्ट किया कि भाई हाँ बंदा कोशिश कर रहा है तो क्यों ना हम इसकी मदद करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया वो PhD में बोरवेल्स लगाने का वर्क लिया। और वो भरतपुर स्टेट के मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक हमारा तहसील पड़ती है बयाना, वहाँ बयाना तहसील का मेरे पास टेंडर था। तो यू विल बी सरप्राइज सर, मैं 200 किलोमीटर बाइक पे जाता था और शाम को 200 किलोमीटर आता था। वेरी गुड। और कभी कभी रात में बोलता था हेडपम्प लग गया है, मेरी बीवी बोलती थी सो जा अभी रात हो रही है, क्योंकि क्या है इतना जुनून था। हम काउंट करते थे एक वीक में कितने हेडपम्प्स लग गए, ओके मंथ में इतना पेमेंट आएगा। मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियसली दोनों तरह से काम कर रहे थे आप? डेफिनेटली सर। देखिए जुनून होता है ना, जब जोश होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ लोगों को, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है और आपको नींद आ रही है तो मतलब आपके सपनों में जान नहीं है। सपनों को अगर उड़ान देनी है ना तो नींद तो सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी सर। बिल्कुल। कलाम साहब का जो एक स्लोगन है इसमें कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हो, सपना वो है जो आपको सोने ही ना दे। बिल्कुल सर जी। तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मैंने अच्छी तरह से किया। और सबसे पहले मैंने, क्योंकि यंग था, तो जीप खरीदी 4x4 मेरे खुद के पैसे से। वेरी गुड। और उस टाइम पे शायद 1-1.25 लाख रुपए में आ गई थी गाड़ी। तो दैट इज़ फर्स्ट अचीवमेंट।
सर जनरली मैं उन्हीं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करना चाह रहा हूँ जो पहले आपको बोल भी रहे थे कि भाई यूएस जाते, क्योंकि एनआरआई होने का मतलब या फिर फॉरेन में बिजनेस सेटअप करने का मतलब यूरोप या फिर यूएस। आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्यों चुना? मतलब क्या वहाँ पे स्कोप ज़्यादा थे, कंपटीशन कम था, या फिर वो फेवरेबल सिचुएशंस थी फॉर द इंडियंस? तो सर जैसे कि मैं बता रहा था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन आने लगा। जो बिडिंग हम 10% एबव ले रहे थे, लोग उसको 10% बिलो लेने लग गए जी। और मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर हमेशा सीखा हूँ, जहाँ डिमांड हो वहाँ सप्लाई करनी चाहिए। तो डिमांड घट रही थी, कंपटीशन बढ़ रहा था। मैंने राजस्थान छोड़ा, मैं हिमाचल प्रदेश गया, मैंने वहाँ भी 2 साल काम किया। और जब वहाँ कंपटीशन हुआ तो मैंने नया मार्केट सर्च किया। इसलिए मैं हर आदमी को यही सिखाता हूँ, नए मार्केट सर्च करने चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग अफ्रीका गए, क्योंकि सर जहाँ रोड नहीं है वहीं तो रोड बनाऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस क्या था रोड कॉन्ट्रैक्टर का। अब अमेरिका जाके तो रोड बनाने से रहा, यूरोप जाने से बनाने से रहा, ऑल आर डेवलप्ड। तो मुझे तो वो मार्केट चाहिए ना जहाँ मेरे बिजनेस की डिमांड है। तो मेरे बिजनेस की डिमांड का है, अफ्रीका एक 20 साल पुराना हिंदुस्तान है। वहाँ कैपिटल सिटी डेवलप है, सारी जगह उनको रोड कंस्ट्रक्शन की, इरीगेशन की, बोरवेल्स की, हर चीज़ को उनको ज़रूरत है। तो मैं उस मार्केट में गया, उसका मुझे फ़ायदा नेक्स्ट 15 साल मिला, क्योंकि 15 ईयर्स मैं विदाउट कंपटीशन मैंने बिजनेस रन किया। तो इसलिए सर मैंने अफ्रीका चूज़ किया अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, रेदर देन यूरोप जाने के या यूके जाने के। देखिए मेरा शुरू से एक उद्देश्य, मुझे मेरा देश बहुत पसंद है रहने के लिए, ज़िंदगी के लिए। मेरी फैमिली है, परिवार है, मेरे रिलेटिव्स हैं, एवरीबडी इज़ हियर। तो मेरा उद्देश्य आउट ऑफ इंडिया जाना था, पैसा कमाना, ना कि वहाँ जाके बसना जी। तो पहली बात तो मेरे बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है उनका यूरोप कंटिनेंट में या यूएसए चले जाएं। मेरे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी अफ्रीका में वेट कर रही थी। मैं वहाँ गया, मैंने कमाया और मैं यहाँ हूँ। दिस इज़ माई सिंपल मोटिव। बिल्कुल। सर जब अफ्रीका में आपने अपना बिज़नेस सेटअप किया, वहाँ के लोगों से, वहाँ की गवर्नमेंट से जब इंटरेक्शन हुआ, तो दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि चैलेंजेस किस टाइप के थे और एप्रिशिएशन किस टाइप का मिला आपको? देखिए सर, चैलेंजेस तो ये थे, लैंग्वेज बैरियर था। आप एक दूसरे कंटिनेंट में हो, दूसरी कंट्री में हो, फूड हैबिट्स डिफरेंट है, लोगों का कल्चर डिफरेंट है, और वर्क हैबिट्स डिफरेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंज मिले। गवर्नमेंट से तो सपोर्ट ही मिला, बिकॉज अफ्रीका की सारी गवर्नमेंट्स ना अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज उनको एफडीआई इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कोई भी कंपनी आएगी उसको बहुत सारे बेनिफिट्स देते ही हैं। एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी जब हमने इथोपिया में स्टार्ट किया, उन्होंने हमारे सारे प्लांट मशीनरी टैक्स फ्री किए जी, जैसे कि हम वहाँ काम कर पाएँ। बिडिंग्स में एज ए ग्रेड 1 कॉन्ट्रैक्टर, जैसे इंडिया के अंदर AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर होता है, वहाँ फॉरेनर अगर किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर काम कर रहा है तो वो ग्रेड 1 कैटेगरी में आता है। अच्छा, अगर भले ही पहला प्रोजेक्ट हो आपका, हाँ, आपको ग्रेड 1 रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा एज ए फॉरेनर कंपनी। तो हमें वो मिलने के बाद बिडिंग्स ईजी थी, क्योंकि हम टेक्निकल बिड में पास आउट थे, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स थे, मशीनरी थी। तो गवर्नमेंट से हमेशा सपोर्ट मिला, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा डेवलपमेंट को फोकस कर रही है जी। तो गवर्नमेंट से सपोर्ट था, लोग बहुत अच्छे हैं सर। मैं कहता हूँ आप सही हो, दुनिया सही है। और अफ्रीका एक कंटिनेंट है, 54 कंट्रीज़ है। अब जैसे एशिया में भारत भी और पाकिस्तान भी है। बिल्कुल। तो ये तो हमें चूज़ करना है कहाँ जाना है। हाँ बिल्कुल सही है। इथोपिया इज़ वन ऑफ गुड कंट्री, जहाँ मैंने स्टार्ट किया। वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट कैपिटल है अदीस अबाबा, जो इथोपिया की कैपिटल है। आप सरप्राइज करेंगे सर, सीलिंग फैन नहीं होता वहाँ पे, हमेशा ठंडा मौसम रहता है। ओके। और मैं एक फ़नी मोमेंट बता रहा हूँ आपको। जब मैं सबसे पहले अफ्रीका गया ना, तो हमने जो पढ़ा है ना पुरानी बुक्स में, वही सहारा का रेगिस्तान है और गर्मी पड़ती है। मैं जैकेट कुछ नहीं लेके बस टी-शर्ट में चला गया। सबसे पहले उतरती ना शॉप पे जाके जैकेट खरीदी मैंने। बिकॉज देखिए, गूगल स्टडी और प्रैक्टिकल स्टडी डिफरेंट होती है। बिल्कुल, ग्राउंड स्टडी जरूरी है। बिल्कुल सर। तो प्रैक्टिकली हमने वहाँ जाके देखा, लोग बहुत अच्छे हैं। आप रोड पे जाइए, कोई शाहरुख बोलेगा, कोई सलमान बोलेगा। अगर वीमेन कोई जा रही है तो उसको ऐश्वर्या राय बोलेगा, बिकॉज दे आर वॉचिंग इंडियन मूवीज़। इंडियन प्रोफेसर्स रहे उनको वहाँ 30 सालों से, तो दे लाइक इंडियंस मोर देन चाइनीज़। ओके। तो अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत सपोर्टिंग था, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इथोपिया। अगर सर वैसे ही बात करें कि जब आपने बिज़नेस सेटअप किया, आपको लेबर की ज़रूरत पड़ी, तो जैसा आप जनरल परसेप्शन की बात कर रहे थे, तो पूरी दुनिया में एक जनरल परसेप्शन है कि भाई अफ्रीकन जो लेबर है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वो लोग नहीं होते। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपको मैनेजर्स को सेलेक्ट और चूज़ करने में मुश्किल आता है, या फिर लेबर के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा? देखिए सर, अगर हम बात करते हैं अनस्किल्ड वर्क फोर्स की,
तो अफ्रीकन लेबर बहुत अच्छी है। ओके। बट अगर हम बात करते स्किल्ड वर्कफोर्स की तो उनके पास नहीं है। जैसे हम एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर गए तो ट्रक्स के रिपेयरिंग मैकेनिक्स हम इंडिया से लेके गए। ओके। स्पेशल इंजीनियर्स हमने इंडिया से लेके गए और हमने उस अनस्किल्ड वर्कफोर्स में से अच्छे स्टाफ को चूज़ किया और हमारे इंडियन स्टाफ से उनको ट्रेंड करवाया। वेरी गुड। तो 1 और 2 ईयर हमने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, सिखाया। लेटर ऑन हमने हमारा इंडियन स्टाफ वापस भेज दिया। फिर हम लोकल वर्कफोर्स के साथ ही हमने काम किया है, क्योंकि लोकल वर्कफोर्स हमेशा सस्ती होती है। वैसे मतलब देखा जाए तो आप वहाँ सिर्फ बिजनेस करने नहीं गए, वहाँ की इकोनॉमी भी आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आपने शेयर किया। देखिए सर, बड़ा सिंपल फैक्ट है, कोई भी देश ना बिना इन्वेस्टमेंट के डेवलप नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। आज इंडिया भी इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा है, चाहे टेस्ला आए चाहे कोई भी कंपनी आए, अपनी शर्तों के ऊपर। ऐसे ही यूएसए भी चाहता है उनके लोग वहाँ प्रोडक्ट बनाए। हर जगह हर कंट्री इन्वेस्टमेंट चाहती है और मल्टीपल कंट्रीज से चाहती है कि क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट में मदद मिलेगी। तो सर हम जॉब तो क्रिएट करके दे ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने पड़ते हैं आपको। आप अगर अनडेवलप्ड कंटिनेंट में जाएंगे बहुत चैलेंजेस होंगे। बिल्कुल। और उनका सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है आपके स्टाफ को ट्रेंड करना। बिल्कुल सही बात है। आप वहाँ पर एक CSR एक्टिविटी भी कर रहे हैं, एक NGO आप वहाँ पर चला रहे हैं लोगों के लिए। इसके पैरेलल में एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, बल्कि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि जो आपने सुना था इंडिया में कि वहाँ पे लूट लेंगे, वहाँ पे आपके साथ मतलब कुछ भी हो सकता है, एक थ्रेट वाला माहौल रहेगा हमेशा कि कोई भी आएगा उठा के ले जाएगा, तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट ड्यूरिंग दिस टेन्योर आपने कोई फेस किया? देखिए सर, सच बोलूँ तो आज मुझे अफ्रीका में, अगर अफ्रीका की बात करूँ, 16-17 साल हो गए। मैंने तो ऐसा कुछ कभी फेस नहीं किया। ये तो माने मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने सबसे पहले इथोपिया में चालू किया। वन ऑफ गुड कंट्री, कूल कंट्री। मैं रात को खुद गाड़ी ड्राइव चेक करके आता हूँ, मेरे पास इथोपियन लाइसेंस था। मैं वहाँ की लैंग्वेज सीख गया बहुत जल्दी, मैंने वहाँ बिजनेस किया। मैं रात को जाना आना ड्राइव करना, आई नेवर फाउंड एनी प्रॉब्लम लाइक दिस। हाँ, कंट्रीज़ ख़राब है, हमने शायद वहाँ कदम नहीं रखा, ऐसे मान लीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो वंडरफुल एक्सपीरियंस है। और अगर मुझसे बेटर एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरी पार्टनर है मेघा, शी इज़ अ वीमेन, और वो बहुत यंग एज में 21 में वो भी अफ्रीका पहुँची। एज ए वीमेन एंटरप्रेन्योर उन्होंने भी काम किया। चलो मेल में एक अलग इशू हो सकता है, एज अ फीमेल कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर उन्होंने फील्ड में वर्क किया है। तो आई थिंक अगर आप राइट कंट्री चूज़ करते ना आपके नेक्स्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंट्री सिलेक्शन इज़ वन ऑफ गुड पार्ट। और यहाँ पर भी बल्कि ओपेश ग्रुप की जो कंसल्टेंसी है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये लोगों को काम आता होगा कि आप उनको ये बता पाते हैं कि भाई कौन सा कंट्री किस लिहाज से आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल सर। देखिए क्या है, एज ए कंसल्टेंट अगर मैं बात करूँ तो जब हम किसी के लिए कंट्री चूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम चूज़ करते हैं उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग। अच्छा। हर कंट्री की ज्योग्राफी अलग है। अब मानिए मेरा कोई क्लाइंट कहता है मुझे गोल्ड माइन करनी है, तो मैं उसके लिए सीएरा लियोन, गिनी कोनाक्री, कॉन्गो ऐसी कंट्री चूज़ करूँगा जहाँ की ज्योग्राफी के अंदर गोल्ड है। लेकिन किसी को जनरल ट्रेड करना है तो हम अंगोला चूज़ कर सकते हैं, इजिप्ट चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट कंट्रीज़ के अंदर जहाँ GDP अच्छी है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी है। अब उसमें भी हम प्रोडक्ट के हिसाब से, अभी किसी को राइस ही सेल करना है तो हम लीस्ट डेवलप LDC कंट्री के अंदर जा सकते हैं। लेकिन किसी को बहुत अच्छी क्वालिटी के बिस्किट्स, मार्बल एक्सपोर्ट करना है तो फिर हम उस कंट्री को चूज़ करेंगे जिसकी GDP अच्छी है, जैसे अंगोला, इजिप्ट। तो बिजनेस कंसल्टेंसी एक वाइडर प्लेटफॉर्म है जहां आपको अपने पूरे एक्सपर्ट पैनल के साथ, आपके इकोसिस्टम के साथ एक एक चीज़ को चूज़ करके ना कंट्री सिलेक्शन करनी है। क्योंकि एक गलत कंट्री सिलेक्शन आपके क्लाइंट का भी लॉस है, आपके नाम का भी लॉस है। और मेरा मानना है कंसल्टेंसी में हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, सेल करने के लिए नहीं है। तो सपोर्ट करने के लिए तो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। गुड टर्म। जैसे अपन बात करें कि भाई जैसे जैसे बिज़नेस फ्रेटर्निटी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो लोगों के लिए जो एक्सपोजर बढ़ा, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन बढ़ी कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके मीडियम के थ्रू भी लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी गई होंगी। तो कंटेम्प्रेरी जो अपनी सिचुएशन है या जो आज का दौर है, उसमें आपका कंपटीशन वहाँ पर क्या वहाँ के लोकल ग्रुप के साथ है या कोई बाहर का कंट्री ऐसा है जो सेम फील्ड में अपने आप को इम्पोर्ट कर रहा है, अपने आप को प्रमोट कर रहा है? देखिए सर, मेरा मानना है हम लोगों का कंपटीशन किसी से नहीं है। उसका लॉजिक ये है, यू नो दैट आपका हार्ट बहुत क्लीन होना चाहिए। हम लोगों की पॉलिसी, हम लोगों को कंसल्टेंसी में हेल्प करते हैं ना,
हम उनका बिजनेस सेटअप कराते हैं, उनके बिजनेस से लेते नहीं हैं। ओके। और जितना मैंने देखा है, अगर कुछ मेरे कंपटीशन में लोग होंगे भी, अगर उनके पास कोई क्लाइंट और इन्वेस्टर आता है ना, सबसे पहले क्या कहते हैं, हमारे साथ जुड़ के पैसा लगाइए। तो क्या वो क्लाइंट नहीं बनता, वो समझता है मेरा पैसा लूटने के लिए बैठा, ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी। दूसरी चीज़, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बहुत ही रैपिडली पूरी 54 कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है। सारी जगह हमारे ऑफिसेज, टाइप्स, टीम्स हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। पॉलिटिकल कनेक्शंस हमारे बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो नो डाउट कंपटीशन नहीं है सर। बाकी कोई करना चाहे तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। एक बार आया था हमारे पास भी चैलेंज, वन ऑफ माई क्लाइंट जिनको हमने किसी कंट्री में सेटअप करवाया, अब वो एक कंट्री में जाने के बाद कंसल्टेंट बन गए। अभी तो सामने वाले को सोचना है कि जिसको हम लेके गए उससे सलाह लेनी है या उससे सलाह लेनी है जो उसको लेके गया। तो सर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि शायद लोगों को और 10 साल लगेंगे हमारे बराबर आने में, तो हमें और 25 साल आगे जाने में हम पहुंच जाएंगे। वेरी नाइस। अभी जब इस दौरान आपने इतने सारे कंट्रीज़ में इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पे कुछ लाइजनिंग बनी, बॉन्डिंग बनी लोगों से, तो जब शुरू में आपने जब पहला अपना बिज़नेस सेटअप किया होगा और आज जब किसी का बिज़नेस सेटअप कराते हैं, तो कितना इजी हो गया है वहाँ के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग? देखिए सर, अब तो हमारे पास रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके। जब मैं गया था तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था। नाइस। आप सरप्राइज करेंगे, जब मैं इथोपिया गया तो फर्स्ट 6 मंथ मुझे खुद को प्रोजेक्ट नहीं मिला। और हम लोग ना हमारे स्टाफ के साथ क्रिकेट खेलते थे वहाँ जाके। लेकिन आज हम लोगों का सेटअप 1 मंथ से लेकर 2 मंथ में करवा देते हैं, बिकॉज हमें पता है किस देश में कौन सी अपॉर्चुनिटी है। सारी गवर्नमेंट हमें इनपुट देती है, खुद कॉल करती है। जैसे रिसेंटली अंगोला गवर्नमेंट ने हमें बोला कि उन्हें पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए। ओके। तो वो खुद बोलते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग ही प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं कि एक कंट्री की गवर्नमेंट ज़्यादा कौन जानता है उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ओवर द ईयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, हमारे ऑफिसेज है, हमारे जो कंसल्टेंट की टीम वहाँ बैठी है, वो नए नए वहाँ की बिजनेस प्लान्स निकाल के लेके आते हैं कि सर इस कंट्री में मैं हूँ और ये वाला प्रोजेक्ट अपने को यहाँ डेवलप करना है। ये लेस कंपटीशन है, इसकी फैक्ट्री नहीं है, इसकी माइंस नहीं है, गवर्नमेंट इस रेट पर दे रही है, फिर मैं गवर्नमेंट से नेगोशिएट करता हूँ। तो उसके लिए हमने सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया है, फिर टीम बैठाई है, वो रेगुलर वर्क कर रहे हैं। जी। अभी ओपेश ग्रुप क्या सिर्फ इंडियंस को ही फॉरेन में बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए कंसल्टेंसी देता है, या किसी फॉरेन के क्लाइंट को भी और किसी कंट्री में बिजनेस सेटअप की? देखिए सर, करंटली ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट है वो इंडियन है, बट नो डाउट सिंगापुर से लेके हांगकांग तक हमारे पास क्लाइंट है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं इंडियंस को ही आउट ऑफ इंडिया जाना है, उन देश के लोगों को भी आउट ऑफ उनकी कंट्री इन्वेस्ट करना है। तो हम तो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। हाँ, बट रेशो इंडियंस का ज़्यादा। और मेरा मोटिव है, मोदी जी का विजन है ना लोकल टू ग्लोबल, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को लोकल टू ग्लोबल करें। नाइस। तो अभी इंडिया आते हैं। बताया सर। इंडिया में जब कोई ओपेश ग्रुप या बाकी जो कंसल्टेंसी हैं, बाकी जो बिजनेस कोचेस हैं, उनमें से जब सिलेक्शन का प्रोसेस आता है, तो क्यों कोई ओपेश ग्रुप को चूज़ करे? देखिए सर, कोई ज़रूरी नहीं है ओपेश ग्रुप को चूज़ किया जाए। मैंने एक कुछ दिन पहले भी एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें बताया था कि देखिए आपको ना बिज़नेस कोच चूज़ करना है आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके विजन, आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग। देखिए मोटिवेशन लेना है, विवेक बिंद्रा जी के पास जाइए, बहुत अच्छा मोटिवेशन देंगे, बिकॉज ही इज़ गुड ऑन दैट। अगर आपको कहीं सेल्स ट्रेनिंग देनी है, देयर इज़ लॉट ऑफ गुड सेल्स कोचेज, जाए। लेकिन अगर आपको अब्रॉड में माइंस डालनी है ना, तो ओपेश ग्रुप ही चूज़ करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन करना है तो यहाँ हाँ, अच्छा। क्योंकि हम लोग फील्ड पे काम करते हैं सर। Okay. क्योंकि ना केवल हम उनके प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, उसके लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है। और जो मेरे क्लाइंटेज की बात करूँ तो ऑल आर मैच्योर पीपल हु हैव मनी, हु वांट टू इन्वेस्ट इन अब्रॉड। तो हमारा क्लाइंटेज में स्टूडेंट तो आता ही नहीं है। और बाकी इसके बाद भी अगर कुछ लोग कंसल्टेंट चूज़ करते, तो मैं हमेशा कहता हूँ ये तो डिपेंड करता है। दुर्योधन ने शकुनी को चूज़ किया था, अर्जुन ने श्री कृष्ण को, ये तो डिपेंड करता है आप किसको चूज़ करते हैं। हर आदमी की अपनी चॉइस है, उसके आधार पे करें। पर मेरा मानना है अगर फैक्ट्री लगानी है तो उसको चूज़ करें जो फैक्ट्री चला रहा है। बिल्कुल। माइंस डालनी है तो उसको चूज़ करें जो माइंस कर रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसको चूज़ करें जो रियल में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। गोल्ड डायमंड ट्रेड करना है तो उसको करें जो गोल्ड डायमंड ट्रेड कर रहा है, डीलर है। रियल एस्टेट में किसी को अपना गुरु बनाना है, मेंटर बनाना, उसको बनाओ जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कर रहा है। जैसे कि डेन्यूब वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दुबई के अंदर, और वो अच्छा प्रमोट भी कर रहे हैं लोगों को। करिए, मेंटर बनाइए, नो डाउट। देखिए सर, कोच चूज़ करना है ना अपने बिजनेस के हिसाब से कीजिए। तो
हमारी जो मोनोपोली है उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। बाकी उसके अलावा जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं साफ मना कर देता हूँ, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। क्योंकि आपकी सलाह पे किसी का नुकसान हो, उससे अच्छा सलाह ही ना दो। आपने ओपेश ग्रुप के बारे में बात की कि भाई आप जो नॉलेज आपके पास नहीं है या जो गाइडेंस की मैकेनिज़्म आपके पास नहीं है वो उसके लिए मना कर देते हैं। अभी मुझे 3 पॉइंट में ये बताइए कि ओपेश ग्रुप ऐसा क्या डिलीवर करता है सर्विस के तौर पर जिससे आपको ये लगता है कि जिन लोगों के साथ आप एसोसिएट होते हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग रिलेशनशिप बहुत दूर तक और बहुत देर तक चलती है। देखिए राज जी, बड़ा सिंपल है। पहली बात तो मुझे लगता है हर बिजनेसमैन जो हमारे सपोर्ट से अपने बिजनेस को चालू कर रहा है ना, वो अपने आप में मुझको ही देखता है। हम उनको एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए लैंग्वेज बैरियर होता है। अब किसी को इंग्लिश नहीं आती तो हम उनको पूरी टीम डेवलप करके देते हैं, सिखाते हैं, मदद करते हैं। आज मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इवन यू विल बी सरप्राइज कि अफ्रीका में बिजनेस रन कर रहे हैं, माइनिंग से लेके एक्सकेवेटर का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके फैक्ट्रीज तक रन कर रहे हैं, बट दे डोंट नो इंग्लिश दैट मच। क्योंकि ये मैंने सीखा है। जब मैं अफ्रीका में बिजनेस रन कर रहा था तो चाइनीज़ कंपनीज में क्या होता था, वो उन मैनेजर्स को भेजते थे जिनको इंग्लिश तक नहीं आती है, और वो अच्छी तरह से कंपनीज को रन कर रहे थे क्योंकि उनको अपने लोगों को कम्युनिकेट करना था और इंटरप्रेटर रहता है। तो हर कोई ऐसा तो है नहीं ना MBA होगा। अगर हम देसी मारवाड़ी व्यापारी की बात करते हैं, उसने कोई MBA नहीं कर रखा है, पर उसे बिजनेस करना आता है, धंधे की बात जानते हैं वो। बिल्कुल सर। तो हम लोग क्या है, उनको एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं, लैंग्वेज से लेके एक हेल्दी एनवायरनमेंट से लेकर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद करते हैं। आज हमारे अलावा कोई नहीं देता। आज हमारे जितने देशों में ऑफिस हम कहते हैं ना, आइए पधारिए, ये हमारा ऑफिस आपका घर है, हमारा घर आपका घर है, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप इथोपिया आइए, आप तंजानिया आइए, युगांडा आइए, दुबई आइए, सेनेगल आइए, अंगोला आइए, आपके भाई का घर है, रहिए। तो जब उनको ये फील होता है ना कि हाँ हमारे यहाँ का कोई बंदा बाहर बैठा और कह रहा, जो स्वागत कर रहा है, क्योंकि मेरा मानना है सर मेहमान भगवान होता है, किस्मत वाले घर आता है तो हम तो खुद कहते हैं आइए। तो जब उनको ऑन ग्राउंड सपोर्ट मिलता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो उनके बिजनेस को हेल्प करता, बूस्ट करता, मोटिवेट करता है। जो उनका डर होता है ना, जो ये गूगल स्टडी से आते हैं कि हाँ अफ्रीका में जाएंगे देश खराब तो नहीं है, हम क्या कहते हैं पहले चलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिखाते हैं, विजिट कराते हैं, पोर्ट विजिट कराते हैं, मिनिस्ट्री विजिट कराते हैं, कंट्री विजिट कराते हैं। देखिए हम वहाँ बैठे हैं, हमारे घर में रहिए, हमारे ऑफिस में चलिए, तब उसको एक फीलिंग आती है अपनेपन की। तो ओपेश ग्रुप की जो अगर USP की बात करूँ ना, तो पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है, और विदेश में जिसको व्यापार करना है ना, उसको एक साथी की ज़रूरत है, एक एक्सपीरियंस टीम की ज़रूरत है फॉरेन में जो उनको मदद कर सके। तो हम वो उनको उनके परिवार जैसा एटमॉस्फेयर देते हैं। जी, क्या कोई ऐसा आपका क्लाइंटेल है जिसके पास पैसा है, पैशन है, लेकिन जो लैंग्वेज बैरियर भी है, कभी वो अपने गांव से या यूं कहें कि छोटे शहर से कभी बाहर नहीं निकला और वो उसने प्लान किया है और वो सोचता है कि वो फॉरेन में बिजनेस करे? देखिए सर, बहुत सारे लोग हैं। शुरू में वंस अपॉन अ टाइम जब हम कंसल्टेशन बिजनेस में आए तो हमारी टीम पूछती थी, क्योंकि हम लोग वाइडर सेगमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके माइनिंग तक, फैक्ट्री से लेके रियल एस्टेट तक हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम किसी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बंदे ने कॉल किया मेरे कॉल सेंटर के ऊपर, तो मेरे स्टाफ ने पूछा आपको इंग्लिश आती है क्या? बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर वो इंडिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको बाहर वाले बंदे से डील करना है, और वो वहाँ लैंग्वेज बैरियर रहेगा। इफ़ यू नो इंग्लिश वेरी वेल यू कैन कम्युनिकेट वेरी वेल। तो मेरे बंदे ने मना कर दिया, स्टाफ ने उसको, कि सर आपको नहीं आती। उसने कहा मैं 10th पास हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो उसने उसको मना कर दिया, हम आपको मदद नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, तो अगेन उस आदमी को दोबारा कॉल आया, उसने कहा कि मुझे इंग्लिश आती है, और मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आप मीटिंग कराओ सर से। और उसने मुझे मीटिंग में आके फिर बोला कि देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आपकी टीम मीटिंग नहीं दे रही थी, पर मुझे व्यापार करना आता है, ये मेरी 10 फैक्ट्रीज चल रही हैं, आई हैव अ गुड टर्नओवर ऑफ 25 करोड़ इन इंडिया, इंग्लिश नहीं आती, मैनेजर है ना। तो आपके स्टाफ ने बोला इंग्लिश नहीं आती, मैं आज ये बताने आया हूँ कि इंग्लिश नहीं आती तो भी व्यापार कर सकते हैं। तो मैंने बोला सर आपने बहुत बढ़िया बात बोली। उसी दिन मैंने मेरे स्टाफ को टीच और ट्रेन किया और बताया कि इट्स नॉट मैटर, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, समझाया जा सकता है। आज के टाइम पे इतने देशों में मैं काम करता हूँ, कहीं फ्रेंच चलती है, कहीं पुर्तगीज चलती है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे आती है सारी लैंग्वेज सीखना पॉसिबल है भी नहीं। तो ऐसे ही इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज इज नथिंग। और मैं तो खुद देसी रहना पसंद करता हूँ सर। हम तो नीचे मोटरसाइकिल चलाते चलाते वर्ल्ड वाइड गए हैं, और जितने भी ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ में लोग देखते हैं मैं टाई नहीं पहनता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा रहना पसंद करता हूँ। बिकॉज
मैं मानता हूँ जैसी मेरी ज़िंदगी है वैसे ही लोगों को दिखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे चैलेंज आए, उसके बाद हमने चेंज किया और बहुत सारे ऐसे लोगों को हेल्प किया। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो जिनको लैंग्वेज बैरियर था उनको हमने अब्रॉड में लेके गए। और ऐसे चैलेंजेस हमें आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के भी बहुत सारे लोगों से गुजराती आती है, हिंदी भी सही नहीं आती है तब भी कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कोई ऐसा क्लाइंट या फिर आप कोई आदमी है उसके पास ना पैसा है और ना बहुत ज़्यादा उसको विज़न सेट है कि उसको क्या करना चाहिए, वो बिज़नेस भी आप ही से पूछ रहा है और पैसे का अरेंजमेंट भी आप ही से पूछ रहा है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको क्या बिज़नेस करना चाहिए और कौन से कंट्री में उसके जैसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है? देखिए सर, हम लोगों ने क्राइटेरियाज बना रखे हैं। ओके। जैसे आदमी का बजट है अंडर 50 लाख रुपीज़, हम उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बताते हैं कि ये बिज़नेस ऐसा है जो कम अमाउंट में चालू हो जाता है। दूसरा, हमारी कंपनी लोगों को फंडिंग में भी हेल्प करती है। हम कहते हैं ना, आप ऑर्डर लीजिए, पैसा नहीं है मैं लगाऊंगा, एटलीस्ट कॉल कीजिए, मेहनत तो कीजिए। अगर आप अपने व्यापार के लिए, अगर आपके पीछे कोई पैसा लगाने वाला और कोशिश नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप अपने पैसे को भी बर्बाद करते। बिल्कुल सही है। तो हम फंडिंग भी देते हैं, लोगों को टीचिंग ट्रेनिंग देते हैं, मदद करते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। तो क्राइटेरियाज हैं, 50 लाख से 500 करोड़ तक के प्रोजेक्ट होते हैं, हर आध बंदे की अपॉर्चुनिटी के आधार पर होता है। और अगर मैं मैं बताना भी चाहता हूँ लोगों को इस पॉडकास्ट के जरिए, प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब भी कोई हमारे यहाँ मिलीनियर प्रोग्राम मीटिंग विच वी कॉल्ड कंसल्टेशन मीटिंग, उसमें जब भी कोई आता है ना, हम उनको एक फॉर्म फिल करने को देते हैं। बताइए आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपका टर्नओवर कितना, बजट कितना है। आज भी इंडिया का सेगमेंट चेंज नहीं हुआ है। लोग क्या करते हैं, जिसका बजट 5 करोड़ होता है ना, वो 50 लाख लिख लाता है और जिसका 50 लाख है वो 5 करोड़ लिख लाता है। अब मैं हमेशा कहता हूँ भाई, डॉक्टर के पास, लॉयर के पास, कंसल्टेंट के पास अगर आप जा रहे हो तो एक्चुअलिटी बताओ, उसी के हिसाब से तो बिजनेस प्लान बनाएंगे। अब आप 50 लाख बात कर रहे हो, हम 50 लाख का प्लान डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप बोलते नहीं मेरा बजट तो 5 करोड़ था। तो वी नीड टू डेवलप अ प्लान अकॉर्डिंग टू योर बजट ना। देखिए सर, मैं हमेशा कहता हूँ बजट अगर 1 करोड़ है तो 80 लाख सोचो, ज़्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए क्या है, कई बार अरेंजमेंट नहीं होता तो बिजनेस बीच में रुक जाता है। अब कंसल्टेंट क्या कर सकता है, इफ़ योर फंड हैव ए इशू, अगर वो आपको पैसा ही रुक गया आपका कहीं से जो भी आने वाला था, इट विल बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो इस तरह के हमने 1-2 क्लाइंट्स के साथ चैलेंज देखे, उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, बट जब रन करने के टाइम पे आए तो उन लोगों के पास फंड इशूज़ हो गए, या कोई उनका इन्वेस्टर देने वाला था वो चला गया। तो मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा, अपने पैसे पे व्यापार करें, पैसा रेडी हो तो व्यापार करें। बिल्कुल। हालांकि हमने उनको सपोर्ट किया, फिर हमने बिजनेस कोलैबोरेशंस कराई, क्योंकि बंदा आधा तो प्रोजेक्ट चालू कर चुका है, तो वो एक सारथी से, एक साथी से क्या आशा करेगा कि चलो इसका कोई रास्ता निकलवाए। तो हमने इस तरह के रास्ते निकाले। मतलब आपने बिजनेस टाई अप करवाया आपस में अपने क्लाइंट्स का। बिल्कुल सर। और जहाँ पे किसी को, एक को फंड की रिक्वायरमेंट थी, दूसरे को कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो आपस में उन्होंने एक दूसरे को कंप्लीट कर दिया। यही तो जरूरत है सर। हम लोगों की यूएसपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, हम लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं अनटिल वो सफल ना हो जाए। ओके। ओपेश ग्रुप ऐसा कहता है, आपको मैंने एक प्लान दिया, नहीं समझ में आ रहा दूसरा लो, नहीं समझ में आ रहा तीसरा लो, आपने फीस दी है ना, आप 10 प्लान लो, बट एक तो चूज करोगे और उसको हम करने में, इम्प्लीमेंट करने में भी मदद करेंगे। मैं आइडियाज़ नहीं देता हूँ सर, आइडिया आते हैं, हम तो मदद करते हैं इम्प्लीमेंट करने में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आइडिया तो बहुत लोगों को आ जाते हैं, पर सफलता और असफलता में मैसिव एक्शंस और टफ डिसीजंस का ही अंतर है। वो सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। हम आइडिया देते हैं और एक्शन भी दिलवाते हैं, कहते हैं कि भाई करो, अब नहीं कर रहे अगले महीने करो। बिल्कुल। क्योंकि करना है, जो से जुनून है, थोड़ा पुश की जरूरत है ना, तो वो हम लोग ही देंगे और कौन देगा। बिल्कुल। एज ए कंसल्टेंट मतलब आइडिया को आप एग्जीक्यूशन तक लेके जाते हैं। बिल्कुल। और उसको भी कंप्लीट करवाते हैं। और सर जनरली जो जितने भी क्लाइंटेल हैं आपके साथ, आपने जो कहा अभी कि आप जो मिडिल क्लास पैसे वाइज नहीं या थॉट वाइज नहीं, मतलब उनका जो रहन सहन है थोड़ा सा सेमी रूरल है या रूरल एरिया में है, वो भी आपके साथ एसोसिएट हैं। तो ऐसी कौन सी एक कॉमन प्रॉब्लम, या कॉमन प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ऑब्स्टिकल जो आपने फेस किया हो कि ये बड़ी कॉमन चीज़ है, इसके ऊपर अपने को थोड़ा सा ज़्यादा काम करना चाहिए? देखिए सर, अभी भी लोग ना मिडिल क्लास मिथ में जी रहे हैं। अच्छा। डोंट मीट द अननोन। और मैं हमेशा कहता हूँ मीट द अननोन। नए लोग नहीं मिलेंगे, नई कहानी कहाँ से लिखेंगे? बिल्कुल। तो क्या है, पैसा भी होता है, बजट भी है, करना भी चाहता है, लेकिन क्या होता है ना, जो क्योंकि सलाहकार की बात करें तो हिंदुस्तान में तो घर घर में सलाहकार है। बिल्कुल। तो वो जो घर घर के सलाहकार है ना, उसको एक्शन नहीं लेने देते। और ये मैंने मेरे खुद ने सीखा हुआ है। एक बहुत फनी स्टोरी मैं एक और बताना चाहूँगा। जी जी।
कि जब मैं 10th में था तो मैं बड़ा बदमाश बच्चा था, मेरे पिताजी को परेशान करता रहता था, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कहा उनको हीरो बुक दिलाओ। उस टाइम हमारे समय पर सर हीरो बुक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी कि हीरो बुक चाहिए मेरे को। तो रोना, नाटक करना, जो होता है ना एज यूजुअल, देखो सच है जो सच है। तो मैंने करके मेरे पिताजी को सेट कर लिया, पर वो सलाहकार वहीं से जुड़ गए सर ज़िंदगी में। मेरे पिताजी मुझे हीरो पुक के शोरूम तक ले गए। तो हमारे एज यूजुअल क्या होता है ना, किसी दोस्त को लेके जाते, चलो यार बच्चे को साइकिल दिला लाते हैं, तो वो मुझे लेके गए शोरूम तक। वहाँ तक तो उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहे हैं चंदन सिंह जी, इसमें तो गियर होता है, वो छट जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, मुँह टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको लूना दिलवा दो। और आप सरप्राइज़ करेंगे सर, फिर वो लूना पे जाना मतलब क्या है, वो उससे नहीं लेते तो अच्छा था। क्योंकि जो एम्ब्रेसमेंट फील होता है ना, वो एक यंग ही जानता है उसके चैलेंजेस को, उस टाइम पर उसको क्या चाहिए, उसके साथ वो अलाइन हो गया, जुड़ जाता है उसका, यार लूना पे चल रहा है। अब सर देखिए वो सलाह हुई। फिर देखिए मैं कॉलेज में आ गया, तो पल्सर का टाइम था, पल्सर 150। तो मैंने पिताजी को कहा मुझे पल्सर चाहिए यार, कॉलेज में जाएंगे, लड़की वड़की देखेंगे, आराम से घूमेंगे, स्टाइल मारेंगे। फिर पिताजी ले गए एक सलाहकार को, सर वो मुझे दिलाने लगे TVS विक्टर। तो मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के TVS फिएरो दिलवाई। मैंने ये तो दिलवा दो, पल्सर नहीं दिला रहे तो कोई बात नहीं। तो सर जब मैं अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ, तो आफ्टर, जैसा मैंने पहले बताया, पहले मैंने जीप खरीदी थी, तो उसके बाद में मैंने सर सफारी खरीदी। और मैंने मेरे पिताजी को बताया ही नहीं। और यंग थे, चेक बाउंस हो गया क्योंकि यंग में तो ये प्रॉब्लम होती है। और घर पर लेटर पहुंच गया, तो मेरे पिताजी ने बोले तो गाड़ी तो तेरी थी, तू बताता नहीं था, कहता था दोस्त की गाड़ी है। मैंने कहा अगर मैं सफारी लेने जा रहा था, आप मारुति 800 दिलवा देते। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जो मैं चाहता हूँ वो हो, तो मेरे डिसीजन मुझे लेने दो। तो सर उस दिन से आज तक मैं मेरे बिजनेस प्लान को पेन पेपर पे बनाता हूँ, माइंड में सेट करता हूँ, इन कानों को बंद कर लेता हूँ, सलाहकारों को आउट कर देता हूँ, जिससे सलाह लेनी है उससे लेता हूँ जो उस फील्ड का मास्टरमाइंड है। और आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपने पूछा ना बिजनेस कोच कैसे चूज़ करना चाहिए, आपकी इंडस्ट्री से चूज़ करो, वो बता देगा क्या चैलेंज है, कैसे सॉर्ट आउट करना है। मैं उससे क्यों लूँ जिसने किया ही नहीं। 99% फेलियर लोग सक्सेसफुल लोगों को सलाह देते हैं, तुमने यार ये गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। अरे तुम पहले सक्सेसफुल हो तब सलाह दो। बिल्कुल सही बात है। तो सर एक्सपीरियंस करो पहले, तब बोलो कि शेयर। ओवरऑल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको एक्शन खुद लेने हैं। तो मैंने कंसल्टेंसी में जो फील किया ना, लोग बिजनेस प्लान बनाते हैं, रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब वो जाके सलाह लेते हैं तो वो लोग उन लोगों से सलाह देते हैं जो ऑलरेडी अनसक्सेसफुल है, और वो एक्शन नहीं ले पाते इवन आफ्टर कंसल्टेशन ऑल्सो। अगर 100 लोगों को हम मीटिंग ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 10 लोग तो नहीं आएंगे सेकंड प्रोसेस में, क्योंकि उनको सलाहकार मिल जाते हैं। बाद में हम फीडबैक लेते, कह रहे यार मेरे सलाह दोस्त ने कही थी, सर कहाँ जा रहे हो, कहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, ऑर्डर नहीं आता। अरे माइंस लोगे, तुम्हारी बस की है, तुम्हारे खानदान में किसी ने माइंस लिए, कहाँ सपने देख रहे हो, जो पैसा वो भी चला जाएगा। तो जब हम उनसे इस तरह के फीडबैक्स लेते हैं, हमें पता चलता है। तो देखिए सर, वही लोग घूम के आते हैं साल 2 साल बाद। मेरी कंसल्टेंसी की खूबी है, मैं मेरे स्टाफ को क्या कहता हूँ, ज़्यादा फॉलो ना करें क्लाइंट को। अगर आपकी सर्विस में दम है, आपका प्रोडक्ट दमदार है, तो लोग खुद आएंगे। तो वो 2 साल बाद वापस आते हैं ना, जब कहते हैं सर हम ये नहीं कर पाए थे, तब ये इशू हो गया था सर, अब तो मैंने सोच ही लिया है। मतलब अपना समय थोड़ा सा खराब करके फिर आते हैं। तो सर एक्शंस नहीं लेते हैं, और सलाहकारों की सलाह में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि बजट भी है, करना भी है, तभी तो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सर सोचना और कर दिखाने का अंतर है। और यही एक कंसल्टेंट की मुझे लगता है कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको ये गाइड करें कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल सर। किसका नहीं सुनना है, और किसकी बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना है। बिल्कुल सर। देखिए मेरा मानना है, आप एक मैच्योर पर्सन हो तभी आप बिजनेस की बात कर रहे हो। बिल्कुल सही है। और आपको एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। देखिए बच्चा, आज फादर्स डे है, तो मैं बात बोलूँ, बच्चा हमेशा कहता पापा घर से मत जाओ, लेकिन पापा को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है। बिल्कुल। स्कूल की फीस भरनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी हेल्थ केयर देनी है। बड़ा होकर बच्चा ये नहीं कहे बगल वाले शर्मा जी ने तो इतना कमाया था, तुमने क्या किया। सही बात। तो सर उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फादर्स डे पे भी लोगों को कहना चाहता हूँ, ऐसे फादर बने कि हाँ जी जान लगा दें अपने बेटों के, बच्चों के, बेटियों के एम्पायर को बिल्ड करने में। नहीं तो तुमने कुछ नहीं किया। बातें हैं, सब यही कहते हैं कि अच्छा संस्कार दिए, ये दिया, ये कुछ नहीं चाहिए भाई, सफलता चाहिए। मनी मैटर्स, वी आर लिविंग इन इकोनॉमिकल प्लेनेट। बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, संस्कार दोगे, उससे क्या होगा। संस्कार से पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा ना सर। करना पड़ेगा। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आती हैं। मतलब फादर्स डे पे आप ये मैसेज मैं भी शेयर करना चाहूँगा कि भाई आप ऐसे फादर बने जिस पे आपकी जो संतान है वो प्राउड फील करे।
सर कॉलेज टाइम में जो लड़का हीरो पुक के लिए ज़िद करता था, जिसको पल्सर चाहिए होती थी, वो लड़का आज एक प्राइवेट प्लेन खरीदने का कमिटमेंट करता है। तो इस जर्नी का क्या मतलब जिस्ट है कि आज वो प्लेन के बारे में सोच सकता है कि एक बार मेरा प्राइवेट प्लेन होगा एक दिन? देखो सर, हमारी कंपनी ओपेश कंसल्टेंसी का लोगो है 3B। यस। बिग ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ सर, सपने तो बड़े देखिए, ठीक है ना। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सपने छोटे देखते हैं। कहते हैं ना, पैर उतने पसारिए जितने चादर होनी चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, चादर बड़ी बनवा लेंगे। तो डेफिनेटली ये मेरा सपना है, एक चार्टर्ड प्लेन अपना होना चाहिए और मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ तक कर चुका हूँ। तो ये तो बहुत आसान जर्नी है सर, इट इज़ नथिंग, बस हो जाएगा। वेरी नाइस। अभी सर जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के आने के बाद, जैसे शार्क टैंक जैसे शोज़ आने के बाद, एक नया एक ट्रेंड सा बन गया है कि एंटरप्रेन्योर बनना, स्टार्टअप्स शुरू करना। तो अभी जो आप ये माहौल देख रहे हैं बिज़नेस को लेकर के, इसमें क्या देखते हैं आप कि इंडिया की जो यूथ है वो सही ट्रैक पे है, या फिर बहुत ही कम लोग हैं जो इतना जिगरा रखते हैं कि वो बिज़नेस का रिस्क उठा पा रहे हैं, या जो पिंजरा उनके आसपास बना हुआ उसको तोड़ पा रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है, हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और यही एक प्रॉब्लम भी है। अच्छा। देखिए क्या है, आपके अंदर वो जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए कुछ करके दिखाने का। आपको अगर एक सफल बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको आगे बढ़ना, आपको अगर आगे प्रोग्रेस करनी है, तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो सोच सब रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके। शार्क टैंक हुआ, बड़े बड़े शो हुए, माहौल बनाया है और लोग करना भी चाहते हैं। बट मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, पहले एक स्टेबल बिजनेस कीजिए, तब स्टार्टअप को सोचिए। प्रॉब्लम क्या है, जेब में खाने का पैसा नहीं है, यू आर नॉट डूइंग अ जॉब, एटलीस्ट 10,000 कमा लूँ, 20,000 कमा लूँ, चलो 50,000 कमा लूँ, लाख रुपए महीने कर लूँ, बट यू आर थिंकिंग टू 10,000 करोड़ का मैं स्टार्टअप बनाऊंगा। तो लोगों को ना सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए ना स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लेने चाहिए। तो जिसके पास, मेरा मानना है, 40-50 लाख रुपए तक का बजट है ना, उसको पहले अपने बिजनेस में लगाना चाहिए। एक स्टेबल बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, TFT के साथ, यानी फ्यूचरिस्टिक टैक्टिक्स के साथ में उसको लगाए, जिससे कि थोड़ा एक इनकम फ्लो आया, 10-20 लाख रुपए महीने तो कमाने लगे, जिससे क्या उसकी फैमिली, परिवार, बेसिक नीड्स पूरी हो जाए और अपने बिजनेस को एक स्मूथ ऑपरेशन मोड पे लेके आ जाए और फिर एक स्टार्टअप प्लान करे। ओके। तो मज़ा आए, क्योंकि क्या है, वो फाइनेंशियल फ्री है और वो सोच पा रहा है। हाँ, पैसा कम होगा उस स्टार्टअप के लिए, लेकिन इतना तो है, उसको थोड़ा रनिंग कर दे, तभी तो एक इन्वेस्टर पैसा लगाएगा। अच्छा, विजन से ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है? देखिए सर, जरूर एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है, वो जरूर मैटर करता है, लेकिन क्या है, विजन के बिना एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके। आपका सपना विजन बड़ा हो और उस विजन के रिगार्डिंग प्लान करें। जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं, सर मेरा सपना है, मुझे माइनिंग बिजनेस चालू करना है, मेरी गोल्ड माइंस होनी चाहिए ओपेश जी आपकी तरह, और बजट 50 लाख है। तो मैं कहता हूँ नहीं हो सकती। नहीं सर, सपना मेरा पूरा करना है। तो हम उनको रास्ते बताते हैं। देखिए क्या है, आपको, आपका विजन क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री में जाना, ठीक है, हम इससे रिलेटेड बिजनेस आपका चालू करवाते हैं, जैसे कि मशीनरी रेंटल, हैवी मशीनरी रेंटल बिजनेस माइंस के अंदर। अब आपकी मशीन कहाँ चल रही है, माइंस में चल रही है, आप रोज़ देख रहे हो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, इनके चैलेंजेस कितने हैं, इनको कितनी परेशानी आ रही है, उसको समझेंगे, पैसा भी कमाते चल रहे साथ साथ। जब आप एक केपेबल अमाउंट कर लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर अपनी माइंस डाल दीजिए। क्योंकि आज आप 50 लाख है, 5 करोड़ का लोन नहीं लेना है आपको। जिस इंडस्ट्री को आप नहीं जानते, पहले सीखो, एक्सपीरियंस हो गया, फिर जब 5 नहीं 50 करोड़ का लोन लेके चालू कर दो। अब उसी में भी हम पार्ट, कोई कहता है सर हैवी मशीनरी में नहीं जाना, हम गोल्ड डायमंड ट्रेड कराते, कहाँ से गोल्ड खरीदोगे, माइंस से। देखो बिजनेस, फ्यूचर आपका ये है ना, आपकी माइंस होनी चाहिए। आज आप गोल्ड का ट्रेड कर रहे हो, कल खुद की माइंस से निकाल के लेके जाओगे। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है ना, एक्सपीरियंस जरूरी है, विजन को उसके साथ कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। अभी माइनिंग के लिए नहीं है, जैसे कई मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि ओपेश भाई मुझे फैक्ट्री अब्रोड में लगानी है। मैंने कहा एक काम करो, पहले माल बेच ही लो। वाई डोंट मेक अ प्रोडक्ट लाइक बिस्किट लॉन्च करना, वाइट लेवलिंग में इंडिया से बनाइए, मैं आपके लिए कंट्री चूज़ करता हूँ, बेस्ट कंट्री चूज़ करता हूँ, वहाँ उसको बेचिए, पहले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खड़ा कीजिए, ब्रांड खड़ा कीजिए, जब हो जाए जब फैक्ट्री लगाना। बिकॉज आज फैक्ट्री लगा के भी तो बेचना है ना, तो पहले बेच ही लेते हैं, बिल्कुल, फिर फैक्ट्री लगा लेंगे। तो सर विजन और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ओपेश ग्रुप जब
पहले तो ये कि भाई कौन कौन से जो मेन फैक्टर हैं हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि किस किस में आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं। उसके बाद ये भी बताइए कि जो आपका लीडिंग बिजनेस स्ट्रेटजी के तहत कौन सा बिजनेस है जो पूरी ऑल ओवर कंपनी को लीड कर रहा है। देखिए सर, ओपेश ग्रुप अगर बात करूं कंसल्टेंसी में तो हमारी कंपनीज डिवाइडेड है। ओपेश कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड काम करती है अब्रोड में ओवरसीज बिजनेस सेटअप्स करने का। जब माइनिंग कंपनीज हम डलवाते हैं, फैक्ट्रीज हम डलवाते हैं, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कसिनो से लेके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, किसका पार्ट है सर? ओपेश कंसल्टेंसी। तो सारे बड़े प्रोजेक्ट उसके अंदर जाते हैं। हमारा दूसरी कंपनी है ओपेश स्टोर प्राइवेट लिमिटेड। इट्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ये प्रोफेशनली डिजाइंड है केवल जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जनरल ट्रेड करना चाहते हैं। अब इसी तरह से हमारी सर अगली कंपनी है ओपेश इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी प्रीशियस मेटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी गोल्ड डायमंड का जिसको ट्रेड करना है। तो हर कंपनी का अपना एक वर्क है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग टीम उनके साथ एसोसिएट है, उसी के अकॉर्डिंग ही टीम है, उसी के अकॉर्डिंग उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीईओ से लेकर सेल्स मैनेजर तक। आपका लेटेस्ट वेंचर कौन सा है? देखिए रिसेंटली हमने 2 कंपनीज लॉन्च की है। एक तो है हमारा खुद का रिसोर्ट ग्रैंडियोसो स्टड फार्म के नाम से। और ये वन ऑफ द वंडरफुल प्रोजेक्ट मैं जयपुर में लेके आया हूँ, अपने लिए भी, अपनी टीम के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो गोल्फ है वहाँ, हॉर्स राइडिंग है, वंडरफुल रिसोर्ट है, वो हम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है ओपेश एडवांस डिफेंस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बिकॉज देखिए समय चेंज हो रहा है, एआई का टाइम आ गया है, नई टेक्नोलॉजीज़ का टाइम आ गया है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की है। रिसोर्ट नियरली रेडी हो गया है, 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर डिफेंस वाले प्रोजेक्ट पे वर्क करूँगा, क्योंकि समय निकालना ज़रूरी है। मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल सही बात है, रिलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है बिजनेस फील्ड के लिए। तो जो आपका रिजोर्ट है आप जो लेके आए हैं अभी, इसकी क्या यूएसपी है, जैसा आप क्योंकि नियर बाय लॉन्च भी करने वाले हैं बहुत जल्द? देखिए सर, इसकी सबसे बड़ी यूएसपी तो हम लोगों के लिए है कि मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली और मेरी कंपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी जिए। हम हमारे स्टाफ्स को वहाँ ले जाएं। आज 174 एम्प्लॉयज़ हैं। जब वो आएँ दे विल हैव अ पार्टीज़, दे नो गुड कल्चर, बिकॉज मैं पूरे यूरोपियन स्टाइल के अंदर उसको डेवलप कर रहा हूँ, वेस्टर्न स्टाइल के अंदर, यूरोपियन क्या बोलेंगे उसको। तो उसके अंदर देखिए हम हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग हमारे स्टाफ को भी देंगे। मैं लवर हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी सीखिए। मैं सुबह जिम जाता हूँ, मेरे टॉप 5 मैनेजर्स को लेके जाता हूँ, उनके साथ ही जिम जाता हूँ। वहीं हम जिम करते हैं, वहीं डिस्कशन करते हैं। सेम पैटर्न हमारी टीम को हम हमारे रिसोर्ट में ले जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, हॉर्स राइडिंग कीजिए, गोल्फ कीजिए, खेलिए, क्योंकि हमारे सारे क्लाइंट सुपर रिच कैटेगरी में हैं। अगर वो गोल्फ खेल रहा है तो मेरे सीनियर मैनेजर को, मेरे सीईओ को आना चाहिए। और मेरे बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देनी है कि हाँ जस्ट लिव योर लाइफ। देखिए लोग कहते हैं ना बिलीव इन फ्यूचर, बट आज के ज़माने में जीना चाहिए। डोंट लिव इन फ्यूचर। हाँ, डोंट लिव इन फ्यूचर, बिलीव इन फ्यूचर, डोंट लिव इन फ्यूचर। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इतना खर्च क्यों करते हैं, अच्छी ज़िंदगी क्यों जीते हैं। मेरा तो एक ही मोटिव है सर कि एक आदमी पैसा क्यों कमाता है, व्हाट इज़ द मोटिव। मैं आज 5 साल मेहनत करके पैसा कमाऊंगा, फिर क्या चाहूँगा उस पैसे से? अच्छी जिंदगी पूरी हो या लग्जरी हो। सही है। तो वही चीज़ मैं आज से करता चल रहा हूँ ना। मैं आई एम लिविंग द लाइफ व्हाट यू आर ड्रीमिंग फॉर टुमारो। आई एम लिविंग फ्रॉम टुडे टू टिल योर टुमारो। तो उसके लिए हमने इस रिसोर्ट को डेवलप किया है अपनी खुद की बेहतर ज़िंदगी के लिए। हाँ, यूएसपी में देखा जाए वन ऑफ वंडरफुल, अगर एक्टिविटीज़ में बात करें, इसके अंदर टॉप गोल्फ है, हॉर्स राइडिंग है, स्टे है, स्विमिंग से लेके हर सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ हैं। इट्स अ टोटली लग्जरियस क्लास एक्सपीरियंस। तो ये जयपुर के नियर बाई है? बिल्कुल सर, जयपुर में ही है। ओके, नाइस। तो आप भी आइएगा कभी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सर जब बात चली है स्टाफ की, तो क्योंकि स्टाफ या टीम बहुत ज़रूरी होती है किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए, आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है जब भी आप स्टाफ सेलेक्ट करते हैं या टीम मेंबर नया अपने साथ एसोसिएट करते हैं? देखिए मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, जब भी हम लोग कोई भी नया स्टाफ हायर करते हैं तो हम अगर उसके सीवी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखते हैं, उसने कितनी कंपनियां छोड़ी हैं।
अगर कोई रेगुलर सर ड्रॉप कर रहा है हम उसको नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हमारा समय वेस्ट करेगा। टीचिंग ट्रेनिंग जो हम उसको देंगे, जो हमारी एनर्जी उसमें हम पुट करेंगे, वो यूजलेस हो जाएगी इफ़ ही क्विट इन नेक्स्ट 3-4 मंथ। विजनरी लोगों को हम चूज़ करते हैं बिकॉज वी आर इन कंसल्टेशन बिजनेस। हमें वो लोग चाहिए होते हैं जिनको अपने सपने पूरे करने हैं, जिनके सपनों में जान होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मैनेजर्स आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं हमारे क्लाइंट्स को ले लेकर। एट प्रेजेंट 10 कंट्रीज़ में बिजनेस ट्रिप्स चल रही हैं हमारे क्लाइंट्स की, और हमारे 10 मैनेजर उनको लेके जा रहे हैं। कोई अंगोला जा रहा है, कोई इजिप्ट जा रहा है, वहाँ उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं, तो वो खुद सीख रहे सिखा रहे हैं। तो विजनरी बंदा होना चाहिए। दूसरा मेन चीज़, बार बार जॉब चेंज ना करें, क्योंकि हम लोगों को ना इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, हमें रिलायबल और ऑनेस्ट टीम की ज़रूरत होती है। तो एक ये मेरा बड़ा चैलेंज है। मैं देखता हूँ लोग बड़ी जल्दी कंपनी चेंज करते हैं ग्रोथ करने के लिए। मेरा मानना है, आप देखिए क्या है, रोज़ रोज़ कंपनी चेंज कर सकते हैं, विजन चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो रिटेन करने की आपकी कैपेसिटी है, रिटेन करने का जो आपका मोटिव है, वो उसमें पहले से नज़र आना चाहिए कि बार बार चेंज करने का मूड ना हो। अगर उसकी जो भी ड्रीम है या एम्बिशंस अगर यहाँ पे पूरे हो रहे हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ टिका रहे। बिल्कुल सर, इसी वजह से आज हमारे यहाँ 10-10 साल से वही एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। हमारे रिलेशनशिप्स बन चुके हैं, हम उनकी फैमिली के यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं, चैलेंज समझते हैं, और हमारा बिजनेस मॉडल टोटल यूनिक है। तो हर कोई ऐसा तो है नहीं बिस्किट सेल करना है या एक सर्विस सेल करनी है, कॉल किया और जस्ट हो गया। हमारे यहाँ क्वेश्चंस आते हैं सर। बिल्कुल। सामने वाला एक अपनी पूरी ज़िंदगी, एक सपना, एक ड्रीम लेके बैठा है कि उसे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। देखिए सबसे चैलेंजेस चीज़ है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, बिज़नेस नहीं हो रहा, और ओपी सिंह कह रहा चलो तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करवाता हूँ। तो आप समझिए टीम कितनी बेहतरीन डेवलप करनी पड़ती है इसके अंदर, क्योंकि हम दूसरे के सपनों में जान दे रहे हैं। बिल्कुल। दे आर डिपेंड ऑन अस। तो डेफिनेटली देखिए, हॉनेस्ट लोग, एक्सपीरियंस और लॉन्ग लास्टिंग मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि टीचिंग ट्रेनिंग में बहुत समय जाता है। बिल्कुल सही। और टीचिंग ट्रेनिंग के बाद अगर कोई जॉब क्विट करता है तो आपका जो रिसोर्सेज, जो आपने एफर्ट किए, वो सब वेस्ट हो जाता है आपके। बिल्कुल सर। देखिए मैं बॉस बनने में बिलीव नहीं रखता हूँ। लीडर की बात करें तो लीडर हमेशा चाहता है सिखाएं। अब जैसे लेट मी टेल यू वन ऑफ वंडरफुल एग्जांपल। लास्ट ईयर हमने एक बंदी को हायर किया हमारी कंपनी के अंदर, और फॉर स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। हमने उनको दूसरी जॉब दी, उसमें नहीं आए। फिर हमने उनका टैलेंट समझा, क्या क्या काम करते हैं। नाउ शी इज़ अ कंसल्टेंट इन आवर कंपनी, और बहुत परफेक्ट पिचिंग के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स को क्लाइंट में समझाती हैं, फॉलोअप करती हैं और कंप्लीट कराती हैं। यानी कि एक्चुअली उसको जहाँ बैठा रखा था वो जगह गलत थी, जहाँ बैठाना था वो जगह ढूंढना चाहिए। तो मेरा बिलीव करना है कि निकालने की वजह सिखाना इंपॉर्टेंट है, और देखना हर बंदे में सर कोई ना कोई काबिलियत है। बिल्कुल। बस ये आपकी आंखों की नज़र होनी चाहिए, कि वो कहते हैं ना निरमा सुपर और पार की नज़र की बात ही अलग है। तो वो जरूर है, आप अपने एम्प्लॉयज़ में वो चीज़ ढूंढिए, उसके हिसाब से उनको एडजस्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं कि वो टोटली इररिलेवेंट थी, वो बेस्ट परफॉर्मर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर एक चीज़, जब आप स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं तो एक जो मार्केटिंग है किसी भी कंपनी की, सेल्स मार्केटिंग, वो बहुत ज़रूरी पिलर होता है। आप इसको किस तरह से रिलेवेंट बनाते हैं कि, क्योंकि आपके पास तो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स आते हैं, आपका क्लाइंटेल तो बिल्कुल अलग है, उनका जोनर अलग है, उनका मेंटल लेवल अलग है, उनकी एजुकेशन बिल्कुल अलग है, उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो सकता है, कोई भी आपको अप्रोच करता है। तो ये जो सेल्स मार्केटिंग है, इस पिलर को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं और कैसे आप इसको रिलेवेंट बनाते हैं? देखिए सर, हम लोगों का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। भाई मेरे पूरी सेल्स टीम को कभी ये नहीं कहता हम सेल्स करते हैं, हम सपोर्ट देते हैं। ओके। बिकॉज हमारे पास जितने लोग आते हैं ना, वो सपोर्ट लेने आते हैं। वी आर नॉट सेलिंग अ पैकेट ऑफ डिटर्जेंट, बिस्किट और सूस। वी आर प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वी आर सेलिंग ड्रीम्स। तो देखिए सर, वो ड्रीम अगर हम किसी को दे रहे हैं ना, तो उस सपने को साकार करने के लिए ना पूरी टीम को दम लगानी पड़ती है। तो हम अगर सेल्स मार्केटिंग की बात करें तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्लाइंट्स को बताते हैं, ऑन फील्ड हम जाके बताते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि हाँ ये कंपनी ऑन ग्राउंड है। और बहुत सारी बुक्स मैंने लिखी है, उनको भी हम लोगों को फ्री बुक्स भी देते हैं, कई बार फ्री वेबिनार्स, सेमिनार्स भी करते हैं कि हाँ आप आइए। एजुकेशन वीडियोस हम सीधे डालते हैं। 80% मेरा कंटेंट ऐसा है कि आदमी उसको देख के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो केवल सपोर्ट रह जाता है। तो मार्केटिंग में आप यूज़फुल बनिए,
देखिए लोग कहते हैं सेल्स के अंदर ना गंजे को कंगा बेच देंगे उसको सेल्समैन बोलेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उसे पता पड़ेगा तो पीटेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप उसको वो चीज़ बेच रहे हो जो उसकी ज़रूरत की नहीं है। तो हम वो अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं जो उनके बिजनेस से रिलेवेंट है। जैसे कि अफ्रीका में कंट्री रवांडा, रवांडा में मेरी डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री है। अब मैंने रवांडा क्यों चूज़ किया सर? वेरी सिंपल रीज़न है, पूरे देश में एक ही बंदा डिटर्जेंट बनाता है, तो सेकंड मैं हूँ, मेरी लेस कंपटीशन है। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही मैं मेरे क्लाइंट के लिए जब फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के साथ, कैश फ्लो के साथ नई कंट्रीज चूज़ करते हैं ना, तो उसका बेहतर सर्वे करते हैं और उनको वो ऑप्शन देते हैं कि हाँ, वो सुनते ही कहेगा ओपेश जी यही सोच के आया था। आप सरप्राइज करेंगे, मेरे मिलीनियर प्रोग्राम का मीटिंग है का मतलब 1-on-1 पर्सनल डिस्कशन। रोज़ 3 मीटिंग होती हैं, रोज़ 3 नए आदमी मेरा इंटरव्यू लेते हैं। नाइस। और सक्सेस का 99% रेशियो है, बिकॉज एवरीबडी उस मीटिंग के बाद में जितने भी हमारे रिव्यूज़ हैं, मैं पूछता हूँ क्या है 5 and 5 में से कितना देना चाहेंगे? 5 और 5 देते हैं सब लोग सर। और ये हम हमारी पूरी सेल्स टीम को बताते हैं, देखो क्या है, यही आपको सीखना है कि आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। देखिए कंप्लेंट का सोल्यूशन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जा सकता है। बिल्कुल, कंप्लेंट तो कंप्लेंट। तो सेल्स में हमारी जो यूएसपी की हम बात करते हैं, तो हम उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नए मार्केट देते हैं जो एक बिजनेसमैन को समझ में आता है। सपोर्ट देते हैं, बेचते नहीं हैं। सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपने हैं, प्रोडक्ट नहीं है सर। वेरी नाइस। सर, जब आपकी टीम अप्रोच करती है आपके क्लाइंट को, तो सेल्स टीम को उस कन्विक्शन के लिए कि उसको कस्टमर को आप एक्वायर कर सकें और उसके साथ एक बॉन्डिंग आप डेवलप कर सकें, किस टाइप की ट्रेनिंग आप अपनी सेल्स टीम को लगातार देते रहते हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात तो हम लोग कोल्ड कॉलिंग नहीं करते हैं। हम लोग इतना फ्री एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं, लोग खुद इंस्पायर और मोटिवेट होकर हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं। ओके। तो प्रैक्टिकली हमारी इन्वॉल्व होता है, हमारी टीम उसको हैंडल करती है और पूछती है आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। मैंने उनको सिखाया है, फैमिली के बारे में पूछिए, उनके बारे में पूछिए, फिर क्या बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या बजट है आपका, क्या ड्रीम्स है, क्या विजन है। वो समझने के बाद में टीम फर्स्ट अपॉइंटमेंट हम लोगों के साथ बुक करती है और फिर पर्सनलाइज मीटिंग होती है मिनिमम 2 to 3 आवर, और तब जाकर हम एक बेहतरीन बिजनेस प्लान डेवलप कर पाते हैं। क्योंकि ओवर कॉल, मैंने कहा ना सर, हम सपने बेच रहे हैं, ओवर कॉल बिजनेस नहीं खड़ा किया जा सकता। ओके। तो हमारी टीम केवल प्री अपॉइंटमेंट्स बुक करती है, देन आई विल हैंडल द मीटिंग। मेरे एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं, हमारा इकोसिस्टम है, वो फिर क्लाइंट के बिज़नेस को प्लान करता है, फिर उसको हम कैसे नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं, कैसे उनका रेवेन्यू 10x किया जाए, कैसे उनको मल्टीपल इनकम फ्लोज बढ़ाए जाएँ, उनका कैसे कैश फ्लो उनका डेवलप किया जाए, बिकॉज कैश फ्लो इज़ ऑलवेज द किंग। और US डॉलर में उनकी इनकम कैसे हो, जैसे इंडियन कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे इंटर कर सकें या इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जाएं, वहाँ की कौन सी बेहतरीन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम है। और हम लोग जब मीटिंग करते हैं क्लाइंट के साथ, तो उनके एक एक पॉइंट को डेवलप कर कर उनको कम से कम 2 to 3 बिजनेस आइडियाज़ देते हैं। ओके। और जो भी वो चूज़ करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, क्योंकि मेरा मानना है सलाह देना आसान है, इम्प्लीमेंट कराने वाला चाहिए। और यही हमारी USP है, हम सलाह नहीं देते सर, बिजनेस स्टार्ट करवा के देते हैं। अभी सर, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, एक कोई आदमी है जो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहता है, तो एज ए कोच आप क्या समझते हैं कि किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए, उसको स्केल करने के लिए, सक्सेस के लेवल तक ले जाने के लिए कौन से 3 या 4 पॉइंट उसके पास, पैसा या व्हाटएवर जो भी आप मानते हैं, होना चाहिए? देखिए सर, सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो है नो मनी नो हनी। मैं साफ बात बोलता हूँ, बिजनेस अगर करना है तो यू नीड टू हैव अ मनी, घर का पैसा होना चाहिए, ठीक है। आप लोन फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे पैसा लेके बिजनेस नहीं कर सकते। तो और जितना बजट है उससे कम बजट की प्लानिंग करनी चाहिए बिजनेस की। तो हम देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट रहता है बजट क्या है, फिर उस बजट से कम अमाउंट में हम बिज़नेस डेवलप करके देते हैं। फिर बंदा विजनरी होना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाला होना चाहिए। हम इंडियंस की प्रॉब्लम ये है ना, घर के बाथरूम में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ड्राइंग रूम में माल बेचना चाहते हैं, कॉलोनी से भी बाहर नहीं जाना चाहते, तो डेफिनेटली कंपटीशन में रहेंगे। आपको नॉन कम्पिटिटिव बिजनेस खड़ा करना है तो कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो मतलब फ्री टू बिजनेस, मतलब हाँ अब पागल है, उसको कुछ करके दिखाना है,
तो मैं वो क्राइटेरिया देखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही उसको बिजनेस आइडियाज़ देते हैं। हाँ, लगता है कि बंदा एवरेज है, ही कैन डू टू मच थिंग, तो उनको जनरल बिजनेस आइडिया देते हैं जिसको वो कर पाएँ। क्योंकि देखिए क्या है, वो चीज़ भी नहीं बतानी जो बंदे की बस की नहीं है। तो बजट इंपॉर्टेंट है, विजन इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। अब एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है, उसने पहले कोई फैक्ट्री रन की है, तो ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस है। उसी चीज़ से रिलेटेड बिजनेस हम डेवलप करवाते हैं बेहतर प्रॉफिट मार्जिन के साथ। 30% रूल जिसे मैं बोलता हूँ ना, कि सारी गवर्नमेंट चाहती है, कहीं भी चले जाइए एवरेज टैक्स 30% है, कॉर्पोरेट टैक्स। सरकार चाहती है हम उनको 30% टैक्स दें, लेकिन हमें भी तो 30% बचना चाहिए। तो मैं बिजनेस में प्रॉफिटेबल प्लान करता हूँ। अगर लॉस की भी संभावना है ना, तो प्रॉफिट कम होगा, लॉस नहीं होगा कभी। ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। आदमी अच्छा होना चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट उसकी चॉइस उसके विजन के हिसाब से होना चाहिए, उसकी हॉबी और उसके स्किल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब पैशन तो होना ही होना चाहिए। बिल्कुल सर। देखिए, बिजनेस करना तभी कर सकते हो आप जब आपको अपने बिजनेस से प्यार है तो। और पैशन होगा तभी प्यार होगा। जैसे आज मैं बिजनेस कोचिंग में हूँ, आई लव इट, दैट्स वाई मैं इसको एंजॉय के साथ करता हूँ। कोई टास्क नहीं लगता, कोई टास्क नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कि फीलिंग आती है यस वी आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल टू ग्रो। जो चैलेंज हमें आए, आज हम दूसरों के उन चैलेंजेस को क्लोज करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये एक आत्मसंतुष्टि होती है सर। बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी जैसे कोई आदमी आपके साथ एसोसिएट होना चाहे, तो आपकी कंसल्टेंसी में जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसमें कौन सी बेस्ट सर्विस आपके अकॉर्डिंग है जिसमें किसी भी क्लाइंट को, किसी भी बंदे को, या मैं भी पैसा लगाऊं या कोई भी हुएवर, तो उसको प्रॉफिट होगा ही होगा, और जो बेस्ट अभी ट्रैक पे चल रहा है? देखिए, वैसे तो हम जब भी बिजनेस प्लान्स डेवलप करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू स्किल, हॉबीज़ और विजन और बजट के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन आप कह देते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा है, नो बजट इशू, और स्किल हॉबी छोड़िए, मैं तो कमाना चाहता हूँ। तो देयर इज़ वन ऑफ वंडरफुल बिजनेस वी कॉल्ड एस्केवेटर रेंटल बिजनेस। इट्स अ पासिव इनकम सर। आज का सबसे बैड इन्वेस्टमेंट क्या है? हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा पैसा आता है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर मकान लोन पे ले लेते हैं क्योंकि लोन फैसिलिटीज़ बहुत ईजी है। फिर कार खरीद लेंगे, कोई ना कोई दे ही रहा होता है, फिर उस चक्कर में हम घूमते रहेंगे। 1 करोड़ रुपए का मकान, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, 50,000 रुपये से ज़्यादा रेंट नहीं दे सकता। पासिव इनकम की बात करते हैं तो मशीनरी रेंटल एक पासिव इनकम बिजनेस है। 1 करोड़ की मशीन आपको 10 लाख रुपए का रेंट देती है महीने का। 9 मंथ बिजनेस है, यानी कि साल के अंदर 90 लाख रुपए आए, यानी आपने जो लगाया वो वापस आ गया। 100% ROI बिजनेस। सेकेंड थिंग, पासिव इनकम है, रेंट ही तो ले रहे हैं आप। दूसरा, अगर स्केलेबिलिटी की बात करूं, आप ये सोचिए, आप फॉर एग्जांपल एक मशीन 55 लाख रुपीज़ के आसपास आती है, किसी दूसरी कंट्री में सेटअप करना है, 70 लाख रुपीज़ का कॉस्ट हो गया। 70 लाख का मतलब हुआ सर 7 करोड़ में 10 मशीन चली गई। मंथली रेंट देखिए ना, 10 मशीन का 1 करोड़ रुपए महीने हो गया सर। ऑलमोस्ट 7 करोड़ में 1 करोड़ रुपए महीने का कोई धंधा हिंदुस्तान में कंसल्टेंट बता दे तो नाम बदल देता हूँ। तो फिर जब इतना, वो भी सर पासिव इनकम के अंदर। बिल्कुल सही है। तो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो क्या ओपेश ग्रुप खुद नहीं कर रहा है इसको? तो हम भी कर रहे हैं। देखिए, हम हर चीज़ वही सिखा रहे हैं जो हम करते हैं। ओके। देखिए, मैं वो काम करवाता ही नहीं हूँ जो मैं जानता नहीं हूँ। तो मतलब ये उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो अगर बड़े लेवल पे मशीन रेंटल में बिजनेस में नहीं जा सकते, तो आपके साथ एसोसिएट होके भी जा सकते हैं। हमारे साथ एसोसिएट होके जा सकते हैं, हम उनका स्टार्ट करें। मेरी हमेशा प्रायोरिटी है, मैंने जैसे शुरू में भी बोला, मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँ उनका बिजनेस स्टार्ट करने में। हाँ, मेरे साथ कर सकते हैं, बट पहला मोटिव क्या है, आप करें। तो हमारी कंपनी बहुत सारे मॉड्यूल्स में काम करती है, जैसे कि हम आपका बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस कम है, हम कहते हैं चलो रन करके दिखाते हैं, 6 महीने आपका बिजनेस रन करके दिखाएंगे, फिर आपको चाबी दे देंगे, चला लो। ऐसे समझिए आपने एक नई मर्सिडीज़ बेंज खरीदी है, डर लग रहा है चलाने में, ड्राइवर मुझे रख लो, मैं चलाता हूँ, आप सीख लो। जब तक 6 महीने देखा, आपकी चाबी आपके पास, कंपनी आपकी, बिजनेस आपका। यानी टीचिंग ट्रेनिंग के लेवल का एक्सट्रीम, बिजनेस आइडिया, इम्प्लीमेंटेशन, रनिंग, एंड देन गिव यू द की। अब सर, अब इसके ऊपर तो डायपर तो चेंज नहीं कर सकते, बाकी तो सब कर दिया। बिल्कुल सही है। तो मशीनरी रेंटल एक वंडरफुल बिजनेस है जिसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता हूँ। लोग इसमें बहुत पहले से कमा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। अगर हिंदुस्तान में बात करूँ, सूरत में जो लोग हैं, सूरत के लोग, गुजरात के, एक बंदे की घाना कंट्री के अंदर 50-50 मशीनें चल रही हैं। बड़े लेवल से चल रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर मार्केट है, बेहतर कंट्रीज़ हैं, आप भी जा सकते हैं, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला होना चाहिए ना सर। ये आप अपॉर्चुनिटी अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं?
ये अपॉर्चुनिटी सारी माइनिंग कंट्रीज की है जहाँ माइंस हैं। ओके। बिकॉज एस्केवेटर रेंट पे दिया जाता है माइंस के अंदर जो रेगुलर चले। देखिए एक बिजनेस में अनसर्टिनिटी क्या है, इसी एस्केवेटर को आप एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगा दो, जब तक उसका प्रोजेक्ट रहेगा तब तक चलेगा। प्रोजेक्ट मानो 6 महीने में खत्म, फिर एक नया प्रोजेक्ट देखना है आपको। लेकिन यही एस्केवेटर एक माइंस में लग रहा है जो 50 साल वहीं चलनी है, तो एक ही प्लेस पे। इसीलिए मैं इसको पासिव इनकम के अंदर बोलता हूँ। बहुत सारे अदर बिजनेस भी हैं। हम गोल्ड डायमंड ट्रेड कराते हैं, हमारा पूरा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वी कॉल्ड गोल्ड ऐसा। हिंदुस्तान का पहला इकलौता फिजिकल गोल्ड डायमंड और जेमस्टोन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां हम आपको परचेज करने से लेकर सेल करने में मदद करते हैं। आपका पैसा भी आपके पास है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कुछ क्राइटेरिया है? देखिए हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है 30 लाख अबव और फिर कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि बात हम सबसे प्रीशियस मेटल की बात कर रहे हैं, कॉस्टली कमोडिटी ट्रेड है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। तो गोल्ड डायमंड ट्रेड हम लोग कराते हैं, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है इसके लिए गोल्ड ऐसा। एस्केवेटर रेंटल दिस इज अ जनरल सर्विस फॉर आवर साइड के जो हम कंसल्टेंसी में लोग कराते हैं। मोनोपोली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डलवाते हैं, हॉस्पिटल्स डलवाते हैं। अभी हमारा आई सेंटर अब्रोड में डल रहा है। आप अंदाज लगाइए, देयर इज़ वन कंट्री इन अफ्रीका, वी नेम इज़ अंगोला। अच्छी कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है। एक आदमी को अगर सनग्लास लेना है ना, मतलब जिसका आंखों पे चश्मा चढ़ गया है, आई ग्लास लेना है, तो $400 $500 का है सर। ओहो। मिनिमम स्टार्ट $100 से, यानी कि 8,800 से। हिंदुस्तान में वो चीज़ 1,000 में तैयार हो सकती है। बिल्कुल। तो वन ऑफ द फनी एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज इन नामीबिया। इट्स अ कंट्री नियर टू साउथ अफ्रीका इन अफ्रीका। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, उसमें से एक कंट्री साउथ अफ्रीका है, उसके जस्ट बगल में नामीबिया एक टाइनी सी कंट्री है 25 से 30 लाख की पॉपुलेशन की। तो मैं वहाँ गया और थोड़ा दांत का इशू हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया। सर 40,000 रुपये में लाया। पूरे के देश में एक ही डॉक्टर था। अच्छा, तो मतलब हेल्थ केयर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है सर हेल्थ केयर में। जाइडस कैडिला, सिप्ला, MSN लेबोरेटरी जैसी बड़ी कंपनी सब अफ्रीका की तरफ मूव कर रही हैं। हम बहुत सारे लोगों को करा रहे हैं। आप एक बार बोल के तो देखिए, आई वांट टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। सरकार ज़मीन फ्री देगी, फाइनेंस देगी, स्टार्ट करिए ना आप। देखो जॉब क्रिएट हो रही है और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है देश की। सही है, इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट तो वहीं खर्च हो रहा है उनका। मलेरिया डायरिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर। तो इनको तो सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल हो गई, इम्यूनिटी बूस्टर्स हो गए, इवन सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग से लेके बहुत सारा स्कोप है। तो हम लोगों का वाइडर क्राइटेरिया, हम हर तरह के क्लाइंट को इंटरनेशनल बिजनेस में ले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट सपोर्ट से काम करते हैं और कंप्लीट लीगल बिजनेस एटमॉस्फेयर तैयार करके देते हैं। किसी भी तरह के इलीगल एक्टिविटी का हम लोग पार्ट नहीं रहते। बिल्कुल, मतलब कंप्लाइंसेस वगैरह सब क्लियर करके गवर्नमेंट के एसोसिएशन में आप बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। देखिए सर, हम किसी आदमी के बिजनेस को स्टार्ट करा सकते हैं, कुछ महीने मदद कर सकते हैं आगे, तो उसकी काबिलियत उसे कहाँ तक ले जाती है डिपेंड करता है। आप सरप्राइज करेंगे, आज हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। वन ऑफ माई सच क्लाइंट वी कॉल्ड फ्रॉम केरला, नेम इज सोनी मोन। 2021 में मैंने उसका सेनेगल कंट्री में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जनरल ट्रेड कंपनी ओपन करके उसका बिजनेस स्टार्ट कराया था। नाउ ही हमारे सपोर्ट से वो गोल्ड डायमंड ट्रेड कर रहा है। एंड टुडे ही इज़ वन ऑफ द कंसल्टेंट ऑल्सो इन साउथ इंडिया, केरला में। वो बहुत सारे लोगों को बिजनेस में भी हेल्प कर रहा है, एविएशन इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है। तो उसने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल से स्केल अप किया, स्पेंड किया। yes. तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को मल्टीपल फ्लोज में डेवलप कर लिया। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी हैं वो एक ही बिजनेस में लगे रहे। क्योंकि मैंने कहा ना, ये तो काबिलियत के ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूँ सर, उम्र कुछ नहीं कहती, कारनामे हैसियत बताते हैं। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है किसके क्या कारनामे हैं। ओके, अब अगर अपन इसको कंक्लूड करें अपने टास्क को, अपने बातचीत को, तो इसमें आप अपने आप को जब डिफ़ाइन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों के सामने, तो आप राइटर भी हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं और आप एक कोच भी हैं। तो आप क्या पसंद करते हैं कि किस रूप में दुनिया आपको जाने? देखिए, जैसा कि मैंने बताया ना, हर बंदे को अपने जो काम कर रहा है उससे प्यार होना चाहिए, तो दिल दिमाग लगा के काम करेगा। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस 20 years एक्सपीरियंस, मुझे लगता है मेरी फाइनल डेस्टिनेशन बिजनेस कोचिंग है। बिकॉज इट्स वन ऑफ द थिंग इज अ वंडरफुल इंडस्ट्री, $1 बिलियन इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। और सेकंड थिंग, मेरी हॉबी है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकता हूँ तो मुझे उसमें जोश है, जुनून है। तो रेदर देन बिजनेसमैन, आई एम वेरी हैप्पी विद बिजनेस कोच। ओके, अभी मैंने कहीं पढ़ा, आपकी वेबसाइट पे भी है कि ओपिश ग्रुप अभी कुछ सिनेमा लाइन में भी कुछ कर रहा है।
तो बिकॉज ऑफ द लग्जरी, या फिर आपका इंटरेस्ट है, या फिर वहाँ पर आप एक स्कोप देख रहे हैं? देखिए, जब हमारी कहानी बिजनेस से है और बिजनेस से है तो हर जगह बिजनेस है सर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल्म इंडस्ट्री में ओपेश इंटरनेशनल फिल्म्स ने अभी 2 सॉन्ग लॉन्च किए हैं। अभी मेरा 3रा सॉन्ग लॉन्च हो रहा है। हम लोगों का प्लान है कि इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर हम एक पूरी सीरीज़ लाएंगे नेटफ्लिक्स और अदर वेब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता देखे। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमारे कई क्लाइंट है जो उसके अंदर हमें अप्रोच कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं बेहतरीन फिल्म प्रोडक्शन से लेकर डॉक्यूमेंट्रीज तक हम लोग बनाए हैं। तो शुरुआत हो चुकी है, अब देखेंगे कारवा कहाँ तक जाता है। वेरी नाइस। चलिए सर, अभी एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। आपको एक शब्द में आंसर देना है। ठीक है। ये हमारी ऑडियंस के लिए एक टास्क होगा, एक अप्रोच होगी आपको समझने की। तो अभी अगर मैं ये कहूँ कि एक बिजनेस पर्सन के तौर पर या इस फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड वेस्टेज? वेरी सिंपल है। आप 1 करोड़ रुपए का मकान लेते हैं, वो वेस्टेज है। 1 करोड़ से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस 1000 करोड़ जा सकता है। ओके। फॉर ए गुड बिजनेस क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस या स्किल? फॉर अ गुड बिजनेस, अगर आपके पास बजट है तो यू कैन बाय द स्किल रेदर देन लर्न द स्किल। ओके। तो वो बेटर है। और अगर आपके पास बजट कम है तो फर्स्ट लर्न द स्किल एंड मेक मनी बाय योर स्किल। ओके। अगर हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में या स्टार्टअप फ्रेटर्निटी के बारे में बात करें तो बातें ज़्यादा होती है या एग्जीक्यूशन भी हो रहा है? 50-50 है। दोनों चीज़ें हैं, 50-50 है। अच्छा। आप क्या मानते हैं, शार्क टैंक जैसे शोज़ लोगों को हेल्प करते हैं या फिर उनको मिसगाइड कर रहे हैं? मेरा मानना है, देखिए, इस तरह के शो थोड़ा जागरूकता तो ला रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भाषा मर्यादा अच्छी होनी चाहिए। किसी को डिमोरलाइज करना, गलत तरीके से बोलना टीआरपी के लिए, दैट टाइप ऑफ थिंग्स आई डोंट लाइक। बिकॉज एक अच्छा बिजनेसमैन ना कूल और काम बंदा होता है। देखिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसको अलग तरह से अपने व्यक्तित्व को चेंज करना फॉर टीआरपी इज़ नॉट गुड। तो शार्क टैंक या बिग बॉस जैसे शोज़ बिगाड़ भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। तो मानना ये है कि अगर आप काबिल हैं तो यू डोंट नीड शार्क टैंक। आप वो फंडिंग और फंड्स के लिए अगर ज़रूरत है और मौका मिल रहा है तो जाइए, प्रेजेंट कीजिए। कोई आपको अगर कितना भी बड़ा शार्क चैलेंज कर देना तो उसको करके दिखाइए। वेरी नाइस। आप पर्सनली ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं या व्यवसायिक तौर पे या व्यक्तिगत तौर पर? दोनों जगह। व्यवसाय आज हमारा बहुत अच्छा है और व्यक्तित्व की बात करें तो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। आज हमारी चैरिटेबल फाउंडेशन है, हम लोगों को, बच्चों को हेल्प करते हैं। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें समय के साथ चेंज होती हैं। एज और एक्सपीरियंस सबको सिखाता है सर। अभी जो ओपेश ग्रुप है, आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, तो इनकी जो आने वाले 5 ईयर की स्ट्रेटजी में आप बिलीव करते हैं या फिर ईयर बाय ईयर जो आपके नए चैलेंजेस हैं उनको इवॉल्व होते हुए आप उसको अचीव करने में बिलीव करते हैं? देखिए, स्ट्रेटेजी तो हम लोग 5 ईयर्स की बनाते हैं, लेकिन क्या है, क्योंकि मैं 10 ईयर स्ट्रेटेजी में बिलीव नहीं करता हूँ। समय के साथ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। अपडेट और अपग्रेड का टाइम है, दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। हमारे समय में सेलर कंप्यूटर होता था, आज AI है। तो देखिए सर, क्या है, अपडेट और अपग्रेड बहुत ज़रूरी है। हम प्रॉब्लम समझते हैं, फिर उनका सोल्यूशन करते हैं और बिजनेस प्लान को डेवलप करते लेके आते हैं। इसी तरह से हमने ये सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं, जनरल ट्रेड से लेके मिनरल ट्रेड तक। ओपेश स्टोर हमारा जनरल ट्रेड का पहला प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान में क्या कहता है, आपके पैसे की गारंटी हमारी है। ऑर्डर भी हम दिलवा रहे हैं, पैसा भी हम लगा रहे हैं, आप काम तो कीजिए। ऐसे ही जनरल ट्रेड में गोल्ड ऐसा प्रोग्राम हमने उनको अपडेट किया है सर, समय के साथ में। अब ऐसा नहीं है ना कि ओपेश स्टोर 3 साल पहले जिस पॉलिसी पे चल रहा था 3 साल बाद उस पर चलेगा। वेरी नाइस। तो अपडेट और अपग्रेड चाहिए। अभी इतनी सारी बातें हुई अपनी, क्या ओपेश जी पर्सनल, डॉक्टर ओपेश सिंह पर्सनली भी इंस्पिरेशन और रिवॉर्ड में बिलीव करते हैं? अगर करते हैं तो वो रिवॉर्ड किसको करना चाहेंगे अपनी कंपनी में, और इंस्पायर किससे होते हैं? देखिए, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। अभी भी मैंने इवन कल ही 10 नई बुक ऑर्डर की हैं। और एक बहुत ही अच्छे ऑथर हैं मिस्टर ग्रैंट कार्डोन, मैंने उनकी बुक 10x रूल अभी ऑर्डर किया 2 दिन पहले ही। एंड आई एम रियली इंस्पायर फॉर हिम बिकॉज ही इज़ डूइंग अ वन ऑफ वंडरफुल जॉब। मोटिवेशन में मैं विवेक बिंद्रा जी को बहुत अच्छा पसंद करता हूँ। बहुत सारी केस स्टडीज़ भी बना रहे हैं, मोटिवेशन भी दे रहे हैं। और अगर मेरी टीम की बात करूँ
तो देखिए हमारे बहुत सारे टीम मेंबर हैं, जिसमें हमारे जो AGM है कुलदीप जी, वन ऑफ सच अ वंडरफुल पर्सन। वो क्रिएटिव भी हैं, एक्टिव भी हैं, और ओपेज ग्रुप को आगे ले जाने में उन्होंने बहुत मदद की है। और ऐसे लोग हमेशा हर कंपनी के अंदर होने चाहिए। तो देखिए मेरा मानना है, राजा को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सैनिक को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं मेरी टीम को मोटिवेट करता हूँ, बिकॉज दे ऑल आर माई सोल्जर्स। और इफ़ आई एम थिंक आई एम द किंग ऑफ माई कंपनी, तो सेल्फ मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि मैं उस तरह के माहौल में रहता हूँ। आई डोंट वेस्ट माई टाइम। मैं बुक्स पढ़ता हूँ या एनर्जी के लिए 10 कप कॉफ़ी पी लेता हूँ दिन में, बट मैं उसको सही जगह यूटिलाइज करता हूँ। वेरी गुड। तो यही मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा, समय आपका कीमती है, उसको आगे बढ़ाएं, एक अच्छे सर्किल में रहें। पुरानी कहावतें हमेशा सही होती हैं, संगत का असर पड़ता है। अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छा बनेंगे। बिल्कुल। तो मतलब आप ये मानते हैं कि संस्कार से ज़्यादा संगत का असर हो रहा है? 100% सर। और हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताएं कि जैसा इस बातचीत में जो निष्कर्ष निकला है कि जो ओपेश जी के प्लेटफॉर्म पर जो लग्जरी दिख रही है, वो लग्जरी यूं ही नहीं आई। अपने यंग एज में इन्होंने भी 200-200 किलोमीटर बाइक के ऊपर सफ़र किया है इस अचीवमेंट को पाने के लिए। मुझे लगता है सर आज की बातचीत बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रही होगी लोगों के लिए। लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इससे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, सी यू सून। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस।